तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेमेस्टर अड्डा अगेन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम अपने साइबर सिक्योरिटी का यूनिट नंबर 4 दैट इज एंड मेथड यूज्ड इन साइबर क्राइम का वन शॉट महामैराथन वीडियो कंप्लीट कराने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। सबसे पहले आप सभी से फ्रेंड से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा एंड वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए। अगर मैं यूनिट 4 की बात करते हैं, यूनिट 4 में आपके कुछ इस तरीके से टॉपिक्स दिए गए हैं, आप अपने सिलेबस से मैच भी कर सकते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो आपका दिया गया है, अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर फॉरेंसिक्स, यानी कि आपका जो कंप्यूटर फॉरेंसिक्स होता है, फॉरेंसिक्स मतलब एक तरीके से होता है जांच, ठीक है। यानी कि अगर कहीं भी साइबर क्राइम हुआ है तो हम उसकी जो जांच कर रहे हैं वो आपका फॉरेंसिक्स होता है। तो कंप्यूटर फॉरेंसिक्स को हम ऑलरेडी किसी डिजिटल फॉरेंसिक्स या फिर साइबर फॉरेंसिक्स के नाम से हम जानते हैं। तो यहाँ पे जनरली हम समझने वाले हैं कि आखिरकार कंप्यूटर फॉरेंसिक्स आखिरकार होता क्या है। ओके, सेकंड पॉइंट है, सेकंड टॉपिक्स आपका दिया गया है डिजिटल फॉरेंसिक साइंस क्या होता है। थर्ड टॉपिक है दैट इज इंपॉर्टेंट है, नीड ऑफ कंप्यूटर फॉरेंसिक्स। आखिरकार हमें कंप्यूटर फॉरेंसिक्स आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर ध्यान से आपको पढ़ना है, ठीक है। देन इसके बाद से आपका नेक्स्ट टॉपिक है साइबर फॉरेंसिक्स एंड डिजिटल एविडेंस। यहाँ पे जनरली आपका डिफरेंस पूछ लिया जाता है कि साइबर फॉरेंसिक्स और डिजिटल एविडेंस में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। ओके, देन उसके बाद से नेक्स्ट टॉपिक जो आपका आता है फॉरेंसिक्स एनालिसिस ऑफ ईमेल। मेल का हम किस तरीके से फॉरेंसिक्स जांच करते हैं, फॉरेंसिक्स एनालिसिस करते हैं, ठीक है। ये चीज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। देन इसके बाद से आपका आता है डिजिटल फॉरेंसिक्स लाइफ साइकिल, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका यहाँ पे आता है डिजिटल फॉरेंसिक्स लाइफ साइकिल। यानी कि क्राइम होने के बाद से सबूत इकट्ठा करने से लेकर के सबूत को जज तक यानी कि कोर्ट तक पहुंचाने तक का प्रोसेस, ये सब कुछ आपको जो है डिजिटल फॉरेंसिक्स लाइफ साइकिल में पढ़ना होता है। ओके, देन इसके बाद से चेन ऑफ कस्टडी कॉन्सेप्ट पढ़ना है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देन इसके बाद से आपका आता है नेटवर्क फॉरेंसिक्स क्या होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद से अप्रोचिंग कंप्यूटर फॉरेंसिक्स इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। यानी कि जो आपका कंप्यूटर फॉरेंसिक्स जांच होता है, इसको हम किस तरीके से करते हैं भैया, इसको किस तरीके से अप्रोच करते हैं, कंप्यूटर फॉरेंसिक जांच करने का तरीका क्या होता है। अप्रोचिंग मतलब एक तरीके से समझ सकते हैं तरीके से, वे से, ठीक है, वे ऑफ कंप्यूटर फॉरेंसिक्स इन्वेस्टिगेशन। देन इसके बाद से टॉपिक आपका आता है फॉरेंसिक्स एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स। इसमें आपको पढ़ना है द सिक्योरिटी प्राइवेसी थ्रेट्स एंड चैलेंजेज इन कंप्यूटर फॉरेंसिक्स। ये वाला जो आपका टॉपिक है चैलेंजेज इन कंप्यूटर फॉरेंसिक्स, ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इतने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके बनते हैं जो कि आपके जनरल एग्जाम में लगातार कंटिन्यू वे में आपके पूछे जाते ही जाते हैं। ओके, तो एक एक करके इन सभी टॉपिक्स को जनरली हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है आपका कंप्यूटर फॉरेंसिक्स। अभी मैंने आपको बताया कि हमारा कंप्यूटर फॉरेंसिक्स होता है, इसको हम डिजिटल फॉरेंसिक्स या फिर साइबर फॉरेंसिक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आप क्या कहोगे सर, इट इज आल्सो नोन एज डिजिटल फॉरेंसिक्स और साइबर फॉरेंसिक्स, या फिर कहेंगे सर कंप्यूटर फॉरेंसिक्स आल्सो कॉल्ड डिजिटल फॉरेंसिक्स और साइबर फॉरेंसिक्स। ओके, ठीक है, हमें पता चल गया कि कंप्यूटर फॉरेंसिक्स को हम डिजिटल फॉरेंसिक्स या फिर साइबर फॉरेंसिक्स भी कहते हैं। लेकिन ये आखिरकार होता क्या है, आखिरकार ये होता क्या है कंप्यूटर फॉरेंसिक्स या फिर साइबर फॉरेंसिक्स। साइबर फॉरेंसिक्स एक तरीके से मान के चलो कि कहीं भी साइबर क्राइम हुआ है। साइबर क्राइम क्या होता है, कहीं भी किसी भी डिजिटल कंप्यूटर का या फिर इंटरनेट का यूज करते हुए कोई क्राइम अगर होता है तो आपका साइबर क्राइम कहलाता है। तो अगर कहीं भी आपका साइबर क्राइम हुआ है, ठीक है, अगर कहीं भी आपका साइबर क्राइम हुआ है, इस साइबर क्राइम को सॉल्व करने के लिए, इस साइबर क्राइम को सॉल्व करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से हम कुछ डेटा इकट्ठा करते हैं, कुछ डेटा कलेक्ट करते हैं, एग्जामिन करते हैं, उसको जांच पड़ताल करते हैं, वही आपका कंप्यूटर फॉरेंसिक्स कहलाता है। आंसर समझना मैंने क्या बोला, कंप्यूटर फॉरेंसिक्स आल्सो कॉल्ड डिजिटल फॉरेंसिक्स और साइबर फॉरेंसिक्स इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, एग्जामिनिंग एंड कीपिंग डिजिटल एविडेंस फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस टू सॉल्व साइबर क्राइम। यानी कि साइबर क्राइम को सॉल्व करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस से डिजिटल साक्ष्य यानी डिजिटल एविडेंस को कलेक्ट करना, एग्जामिन करना और उसको रखने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम कंप्यूटर फॉरेंसिक्स या फिर साइबर फॉरेंसिक्स या फिर डिजिटल फॉरेंसिक्स कहते हैं। अब ये जो हम किसी भी डिजिटल डिवाइस से, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस से हम क्या क्या कलेक्ट कर रहे हैं, कौन से इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो इन इंक्लूड चेकिंग कंप्यूटर, यानी कि हम इसमें क्या करते हैं कंप्यूटर्स की जांच करते हैं, कंप्यूटर्स को चेक करते हैं, फोन्स को चेक किया जाता है, नेटवर्क्स को चेक किया जाता है एंड स्टोरेज डिवाइस जो होते हैं उसको चेक किया जाता है। एंड स्टोरेज डिवाइस से या फिर किसी भी प्रकार के डेटा से जो भी हमें प्राप्त होता है उससे हम क्या करते हैं इंपॉर्टेंट डेटा को रिकवर भी करने की कोशिश करते हैं।
याद रखना कंप्यूटर फॉरेंसिक्स में क्या क्या चीजें शामिल होता है, किस किस चीजों की जांच की जाती है। तो आप कहोगे सर इसमें हम कंप्यूटर को जांच करते हैं, फोन है तो फोन की जांच करेंगे, इसके साथ साथ जितनी भी नेटवर्क्स हैं, कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस होते हैं, उन सभी का एनालिसिस किया जाता है, उन सभी का जांच पड़ताल किया जाता है। ओके, देन द मेन गोल इज, जो हमारा कंप्यूटर फॉरेंसिक्स है इसका मेन गोल क्या है? इसका मेन गोल होता है टू फाइंड, रिकॉर्ड एंड शो डिजिटल एविडेंस इन अ वे दैट कोर्ट्स कैन एक्सेप्ट। यानी कि इसका मेन मकसद क्या है? इसका मेन मकसद होता है कि हम रिकॉर्ड को फाइंड कर सकें भैया, फाइंड रिकॉर्ड्स एंड शो डिजिटल एविडेंस, यानी कि हम क्या करें, किसी तरह के रिकॉर्ड को, किसी भी तरीके की रिकॉर्ड्स को हम क्या करते हैं, फाइंड कर सकते हैं, एंड सो डिजिटल एविडेंस, एंड उस डिजिटल एविडेंस को जो भी मुझे प्राप्त हुआ है उस डिजिटल एविडेंस को हम कोर्ट में पेश करें और जो कि कोर्ट उस एविडेंस को एक्सेप्ट कर सके। ठीक है, तो द मेन गोल इज टू फाइंड रिकॉर्ड एंड सो डिजिटल एविडेंस इन अ वे दैट कोर्ट कैन एक्सेप्ट, जो कि कोर्ट भैया उस चीज को एक्सेप्ट करे। अब ऐसा नहीं है कि हमारे पास में एविडेंस मिला हुआ है, मुझसे कुछ भी छेड़छाड़ करके फिर हम उसको कोर्ट में पेश कर रहे हैं, तो कोर्ट उसको एक्सेप्ट कभी भी नहीं करता। यानी कि जो हमारे पास में एविडेंस होना चाहिए उसकी इंटीग्रिटी और ऑथेंटिसिटी दोनों बनी हुई होनी चाहिए, तभी हमारा जो एविडेंस होता है कोर्ट एक्सेप्ट करता है, वरना उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। तो याद रखना, इट इज यूज्ड इन केसेज, या जो हमारा कंप्यूटर फॉरेंसिक्स होता है इट इज यूज्ड इन केसेज, किस केस में यूज किया जाता है? लाइक साइबर क्राइम, साइबर क्राइम में आपका कंप्यूटर फॉरेंसिक्स यूज होता है। थेफ्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि जो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जैसे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि आपने अपने माइंड का यूज करके किसी भी चीज को बनाया है, कोई भी लोगो बनाया आपने, कोई भी इन्वेंशन किया आपने, उसका किसी ने, या फिर आपने किसी आपने फार्मूला बनाया हुआ है किसी मेडिसिन का, उसको किसी ने कॉपी कर लिया, चुरा लिया भैया, ठीक है, तो उसको अगर किसी ने चुराया हुआ है तो वहां पे भी आपका कंप्यूटर फॉरेंसिक्स का यूज होता है। ठीक है, उसको चेक करने के लिए। फ्रॉड हुआ है कहीं तो वहां भी कंप्यूटर फॉरेंसिक्स का यूज होता है। अनऑथराइज्ड एक्सेस डेटा का किया गया है, ठीक है, तो वहां भी आपका जो है कंप्यूटर फॉरेंसिक्स का यूज किया जाता है। एंड सिमिलर इशू, सेम इसी प्रकार के कहीं भी आपको इशू देखने को मिलते हैं तो सभी जगह आपके कंप्यूटर फॉरेंसिक्स का यूज किया ही किया जाता है। सिंपल सी बात समझ में आई? कंप्यूटर फॉरेंसिक्स क्या होता है? तो जनरली आपको सिंपल सा टर्म में कहना है सर, कंप्यूटर फॉरेंसिक्स को हम डिजिटल फॉरेंसिक्स, साइबर फॉरेंसिक्स के नाम से जानते हैं। इसमें जनरली होता क्या है कि हम सर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस से डेटा को प्राप्त करते हैं, एग्जामिन करते हैं, उसको कलेक्ट करते हैं, उसको कीप यानी कि सुरक्षित रखते हैं, ताकि हम उसको सबूत के रूप में, उसको एविडेंस के रूप में कोर्ट को पेश कर सकें। इतनी बात आपको यहाँ पे, बस इससे ज्यादा कुछ भी इस वाले पेज में आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, फिर इसके बाद से रोल ऑफ साइबर फॉरेंसिक्स, जो हमारा साइबर फॉरेंसिक्स है या फिर कंप्यूटर फॉरेंसिक्स है, इसका रोल क्या है? इसका रोल होता है कि अगर कहीं भी साइबर क्राइम हुआ है तो इमीडिएट इमीडिएट जो अभी हमारा इंसिडेंट हुआ है, साइबर क्राइम हुआ है, उसको रिस्पॉन्स करना। रिस्पॉन्स करने का मतलब क्या है? डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू साइबर अटैक्स और सिक्योरिटी ब्रीचेज टू रिड्यूस डैमेज एंड रिकवर अफेक्टेड डेटा। कहने का मतलब क्या है? मान चलो कहीं भी साइबर क्राइम हो गया है, ठीक है, कहीं भी साइबर क्राइम हो गया है तो डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू साइबर अटैक्स, जहां भी साइबर क्राइम, साइबर अटैक्स हुआ है, तुरंत के तुरंत उसको डिटेक्ट करो, तुरंत के तुरंत उस पर तुरंत के तुरंत रिस्पॉन्स करो। क्यों तुरंत के तुरंत इमीडिएटली मुझे रिस्पॉन्स करना है? ताकि जो भी सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, जो भी सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है उसके डैमेज को कम किया जा सके, एंड रिकवर अफेक्टेड डेटा, जो भी मेरा डेटा अफेक्टेड हुआ है उसको आसानी से जल्द जो है उसको रिकवर कर सके। दूसरा रोल क्या होता है? एविडेंस कलेक्शन। हम क्या करते हैं? सबूत भी तो इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है, तो दूसरा क्या है? आइडेंटिफाई, प्रिजर्व एंड कलेक्ट डिजिटल एविडेंस केयरफुली सो दैट इट रिमेन्स ओरिजिनल एंड कैन बी कोर्ट। कहने का मतलब क्या है कि हम सबसे पहले जो भी वहां से हमें एविडेंस मिल सकता है हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसको सुरक्षित रखेंगे, प्रिजर्व रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे, एंड कलेक्ट डिजिटल एविडेंस केयरफुली। जहां जो भी मुझे वहां से सबूत मिल सकता है, एविडेंस मिल सकता है, हम उसको केयरफुली, बिल्कुल सुरक्षित तरीके से उसको प्रिजर्व करेंगे, बिल्कुल सुरक्षित तरीके से उसको कलेक्ट करेंगे, इकट्ठा करेंगे। सो दैट, क्यों इकट्ठा करें? बिल्कुल केयरफुली, ताकि इट रिमेन्स ओरिजिनल, ताकि ये ओरिजिनल बना रहे, एंड कैन बी यूज्ड इन कोर्ट, इसको कोर्ट में यूज किया जा सके। मैंने आपसे बोला कोई भी एविडेंस अगर कलेक्ट किया जाता है तो उसको बिल्कुल सावधानी पूर्वक, बिल्कुल केयरफुली कलेक्ट किया जाता है, क्योंकि अगर उसकी थोड़ी सी भी इंटीग्रिटी, ऑथेंटिसिटी डैमेज हुआ तो कोर्ट इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। ओके, तीसरा इसका रोल क्या है? डेटा रिकवरी करने में। डेटा रिकवरी करने का मतलब क्या है कि मान चलो कोई भी साइबर क्राइम, साइबर अटैक हुआ है, वहां पे डेटा का लॉस हो गया है, डेटा डैमेज हुआ है, डेटा चोरी हुआ है, ठीक है, तो वहां से क्या किया जा सकता है? वहां से जो भी डेटा आपका लॉस हुआ है उसको रिट्रीव किया जा सकता है, ठीक है, रिट्रीव लॉस्ट, डिलीटेड एंड डैमेज्ड डेटा, ठीक है, लॉस्ट, डिलीट और डैमेज डेटा को रिट्रीव किया जा सकता है, यानी कि दोबारा से प्राप्त किया जा सकता है फ्रॉम कंप्यूटर से, या फिर फोन से, या फिर कोई भी डिवाइसेज है वहां से।
टू हेल्प इन इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, यानी कि टू हेल्प इन इन्वेस्टिगेशन, यानी कि इन्वेस्टिगेशन में ताकि मदद मिल जाए, इन्वेस्टिगेशन में मदद मिल जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो फोन से अगर या फिर कंप्यूटर से या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस से डेटा डैमेज डेटा हुआ है, डिलीट डेटा हुआ है या फिर लॉस्ट हुआ है डेटा, तो हम उसको रिट्रीव किया जाता है। ओके, तीसरा चौथा रोल क्या है, लीगल सपोर्ट। लीगल सपोर्ट का मतलब क्या है, कानूनी, ठीक है, कानूनी, भैया कानूनी सपोर्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो प्रोवाइड एक्सपर्ट रिपोर्ट एंड टेस्टिमनी कोर्ट सपोर्ट केसेज रिलेटेड टू साइबर क्राइम सच एज हैकिंग, फ्रॉड, द थेफ्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अब कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है कि हमें कानूनी सहायता भी तो प्रोवाइड कराना है, कानूनी सपोर्ट भी तो हमें प्रोवाइड कराना है। फॉर एग्जांपल मान चलो कि प्रोवाइड एक्सपर्ट रिपोर्ट, हमें क्या प्रोवाइड कराना होता है, कहीं भी साइबर अटैक हुआ है तो कोर्ट में क्या करते हैं, हम कोर्ट में एक्सपर्ट रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं कि हमारे द्वारा जो रिपोर्ट किया जा रहा है कोर्ट में वो बिल्कुल एक्यूरेट है भैया, बिल्कुल सही है, ठीक है। एंड टेस्टिमनी, टेस्टिमनी का मतलब क्या भैया, गवाही। टेस्टिमनी आपने देखा होगा ना, गवाही दिलाते हैं, गवाही क्या दिलाते हैं, गवाही दिलाते हैं कोर्ट में, ठीक है। तो गवाही बिल्कुल सही होनी चाहिए इन द कोर्ट टू सपोर्ट केस, उस केस को सपोर्ट करने के लिए रिलेटेड टू साइबर क्राइम, यानी कि जो भी साइबर क्राइम से रिलेटेड केस है उस केस को सपोर्ट करने के लिए आपकी गवाही बिल्कुल सही होनी चाहिए, आपकी जो रिपोर्ट्स होनी चाहिए वो बिल्कुल आपके एक्सपर्ट्स होने चाहिए, ठीक है। सच है, जैसे कि आपका कौन से साइबर क्राइम, जैसे कि आपका हैकिंग हुआ है, फ्रॉड हुआ है किसी के साथ में, या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चोरी हुई है, तो इन सभी जो साइबर क्राइम्स हैं, इन सभी साइबर क्राइम से रिलेटेड जो केस होते हैं उन सभी में गवाही और एक्सपर्ट्स जो है रिपोर्ट्स को क्या किया जाता है, प्रोवाइड करता है। कौन प्रोवाइड करता है, आपको साइबर फॉरेंसिक्स प्रोवाइड करता है। ओके, चलिए फिर इसके बाद से नेक्स्ट है रोल, क्या है नेक्स्ट रोल, रूल हो गए थे भैया यहाँ पे आपके 4 हुए थे, 4 पॉइंट हो गए, ये 5वां पॉइंट है एनालिसिस एंड इन्वेस्टिगेशन। एनालिसिस एंड इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या है कि जहां भी साइबर क्राइम्स हुआ है, ठीक है, तो वहां भी जितने भी मुझे डिजिटल एविडेंस मिल सकते हैं तो उन सबको क्या करूंगा, स्टडी किया जाता है। स्टडी डिजिटल एविडेंस टू रिकंस्ट्रक्ट व्हाट हैपेंड। देखो जनरली होता क्या है कि मान चलो अगर साइबर अटैक कहीं भी हो गया, कहीं भी हैकिंग हो गया, कहीं भी साइबर अटैक्स हो गया, जनरली किया क्या जाता है, जो हमारे साइबर फॉरेंसिक्स एक्सपर्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, उस सीन को दोबारा से क्रिएट करते हैं, रिक्रिएट करते हैं, रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, रीबिल्ड करते हैं, ताकि हम ये पता चल जाए कि उन्होंने आखिरकार ये चोरी कैसे किया, आखिर उन्होंने ये हैकिंग कैसे की और कौन कौन से स्टेप्स उन्होंने फॉलो किए। इन सभी चीजों को पता करने के लिए क्या किया जाता है, रिकंस्ट्रक्ट व्हाट हैपेंड, जो भी कुछ हुआ है उसको रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है, आखिरकार हमें पता तो चले आखिरकार इन्होंने कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए। फाइंड द पीपुल रिस्पॉन्सिबल, कौन सा कौन से लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, ठीक है, एंड अंडरस्टैंड हाउ द साइबर क्राइम्स वाज डन, और साइबर क्राइम कैसे हुआ है, इन सभी चीजों को समझने के लिए क्या किया जाता है, तो आपको उसे रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है। क्या रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा, डिजिटल एविडेंस को रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है, पहले सबूत को इकट्ठा किया जाएगा, उस सबूत को रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा, रिबिल्ड किया जाएगा, ताकि हम ये पता कर सकें कि साइबर क्राइम कैसे हुआ, साइबर क्राइम के लिए कौन सा व्यक्ति जिम्मेदार है, और व्हाट हैपेंड, आखिरकार ये कैसे हुआ भैया, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये हम क्या करते हैं, एनालिसिस किया जाता है, ठीक है। देन प्रिवेंटिव मेजर्स, देन क्या होता है, कुछ सुरक्षा उपाय बताए जाते हैं। अब सुरक्षा उपाय किसे बताया जाएगा, जिसके साथ भी ये धोखा हुआ, जिसके साथ जो है हैकिंग हुआ, जिसके साथ जो है किसी प्रकार का अटैक हुआ जिसके पास में, ठीक है। तो जनरली होता क्या है, सजेस्ट सिक्योरिटी इंप्रूवमेंट्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेज टू स्टॉप सिमिलर साइबर इंसिडेंट इन द फ्यूचर्स, यानी कि भविष्य में सेम इसी प्रकार का कोई भी सेम इसी प्रकार का कोई भी साइबर अटैक्स ना हो पाए उस पर, तो इसीलिए क्या किया जाता है, जो हमारे एक्सपर्ट साइबर फॉरेंसिक्स होते हैं वो क्या करेगा, जिसके ऊपर अटैक हुआ है उसको क्या करेगा भैया, सजेस्ट करेगा, सजेशन देगा। क्या सजेशन देगा, सिक्योरिटी इंप्रूवमेंट्स, कि आप अपने सिक्योरिटी को कैसे improve कर सकते हैं, इसके बारे में क्या करेगा, तो आपको सर इसके बारे में वो जो है रिपोर्ट देगा, इसके बारे में एक तरीके से सजेशन देगा, ठीक है। तो ये जनरली हमारे 6 रोल्स मैंने आपको बताए हैं कंप्यूटर फॉरेंसिक्स के, जिसे आप जो है अपने एग्जाम में लिख करके आ सकते हैं। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका नीड ऑफ कंप्यूटर फॉरेंसिक्स। हम आखिरकार कंप्यूटर फॉरेंसिक्स की नीड क्यों है, क्या जरूरत है भैया हमें कंप्यूटर फॉरेंसिक्स की, अगर नहीं भी होगा तो इससे क्या होगा, बहुत जरूरी होता है भाई, ये बहुत ही जरूरी आपका ये होता है। सबसे पहली बात, अगर हमारे पास में कंप्यूटर फॉरेंसिक्स है तो हम क्या कर सकते हैं, आपको सर हम साइबर क्राइम को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, आखिर साइबर क्राइम किस किया, कैसे किया, ठीक है, किस प्रकार से किया गया, क्या क्या हुआ है साइबर क्राइम में, कौन कौन सी चीज चोरी हुई, तरीके से चोरी हुई, सारी चीजें पता चल जाती हैं, ठीक है।
तो इन्वेस्टिगेटिंग साइबर क्राइम्स, पहला आपका जो नीड है वो है आपका इन्वेस्टिगेटिंग साइबर क्राइम्स। अब ये करता क्या है, इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग, या आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है एंड एनालाइज करने में हेल्प करता है डिजिटल एविडेंस को। ठीक है, यानी कि जो भी साइबर क्राइम से रिलेटेड जो है आपका डिजिटल एविडेंस हो सकता है, उन सभी को आइडेंटिफाई एनालाइज करने में हेल्प करता है। कौन से साइबर क्राइम की बात करें हम, लाइक हैकिंग हो गया, आइडेंटिटी हो गया, फ्रॉड हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे आपके साइबर क्राइम्स हो सकते हैं। तो इन साइबर क्राइम से रिलेटेड जो भी आपका डिजिटल एविडेंस हो सकता है, उन सभी को आइडेंटिफाई और एनालाइज करने में पूरी तरीके से हेल्प करता है आपका कंप्यूटर फॉरेंसिक्स। दूसरा नीड क्या है, लीगल एविडेंस, यानी कि कानूनी आपको एविडेंस प्राप्त होता है, कानूनी साक्ष्य आपको प्राप्त होते हैं। कहने का मतलब क्या है, डिजिटल एविडेंस कैन बी केसेज, जो आपका डिजिटल एविडेंस होता है भैया, जो आपके डिजिटल साक्ष्य होते हैं, वो आपके लीगल केस, कानूनी केस बहुत ही ज्यादा क्रूशियल होते हैं। क्रूशियल का मतलब यहाँ पे है भैया जरूरी, बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं, जरूरी। क्रूशियल का मतलब यहाँ पे क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। इंक्लूडिंग क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, अगर क्रिमिनल का इन्वेस्टिगेशन करना है तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है कंप्यूटर फॉरेंसिक्स। सिविल लिटिगेशंस, सिविल लिटिगेशंस का मतलब क्या है कि जो आपके सिविल वाले मुकदमे चलते हैं, सिविल वाले मुकदमे का मतलब क्या है कि मान के चलो किसी की प्रॉपर्टी हड़प ली गई है, ठीक है, कंपनी में किसी ने फ्रॉड कर दिया हो, ठीक है, यानी कि आपराधिक मामले से हट करके जो आपके होते हैं आपके सिविल लिटिगेशंस के अंदर आते हैं। ठीक है, तो जो आपके सिविल लिटिगेशंस हो गए, रेगुलेटरी जो आपकी कॉम्प्लियंस हो गई, ठीक है, इन सभी में आपका पूरी तरीके से लीगल एविडेंस प्रोवाइड करता है आपका कंप्यूटर फॉरेंसिक्स। ओके, तीसरा इंसिडेंट रिस्पॉन्स। इंसिडेंट रिस्पॉन्स का मतलब क्या है, इट असिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस इन रिस्पॉन्डिंग टू सिक्योरिटी ब्रीचेज बाय आइडेंटिफाइंग द एक्सटेंट ऑफ द ब्रीच, द मेथड्स यूज्ड एंड द परपेट्रेटर्स। ठीक है, क्या है तो अपोजिट ये है परपेट्रेटर्स। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि इंसिडेंट का तुरंत को तुरंत हमें रिस्पांस प्राप्त होता है। किस तरीके से रिस्पांस प्राप्त होता है, इट असिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस इन रिस्पॉन्डिंग टू सिक्योरिटी ब्रीच। कहने का मतलब क्या है कि जो इस भी ऑर्गेनाइजेशन में सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, उस सिक्योरिटी ब्रीच से रिलेटेड क्या करता है, रिस्पॉन्डिंग को असिस्ट करता है, सहायता प्रोवाइड करता है। कैसे सहायता प्रोवाइड करेगा, कैसे उस ऑर्गेनाइजेशन को सहायता प्रोवाइड करेगा सिक्योरिटी ब्रीच से रिलेटेड, तो आप कहोगे सर बाय आइडेंटिफाइंग द एक्सटेंट ऑफ ब्रीच, यानी कि जो आपकी ब्रीच का मतलब एक तरीके से होता है भैया सेंध, सेंध का मतलब एक तरीके से कह सकते हो सर चोरी वगैरह जो भी हुआ है, जो भी डेटा वगैरह डैमेज हुआ है, ठीक है, उन सभी से रिलेटेड जो है हमारी जो भी डेटा ब्रीच हुआ है उसको एक्सटेंड करके, उसके एक्सटेंड को आइडेंटिफाई करके, द मेथड्स यूज, किस प्रकार के मेथड्स को यूज किया गया था इस डेटा को चोरी करने में, इस डेटा को हैक करने में, एंड द परपेट्रेटर्स। ठीक है, एंड द परपेट्रेटर्स, और किस प्रकार से जो हमारे परपेट्रेटर्स को जो है यहाँ पे किस तरीके से जो है किन किन चीजों का यूज करके जो हमारे यहाँ पे इस तरीके से हमारा जो डेटा है चोरी किया गया है, या फिर कोई भी हमारा जो है मान के चलो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, तो किस तरीके से सिक्योरिटी को बाईपास किया गया है, वो सारी चीजें कंप्यूटर फॉरेंसिक्स के कारण हमें पता चल जाती हैं। ठीक है, चौथा हमारा होता है डेटा रिकवरी। डेटा रिकवरी भी हो जाती है। डेटा रिकवरी का मतलब क्या है, इन केस ऑफ डेटा लॉस ड्यू टू हार्डवेयर फेलर, अगर हार्डवेयर फेलर के कारण कोई भी डेटा को लॉस हुआ है, एक्सीडेंटल डिलीशन हो गया, यानी कि किसी प्रकार से गलती से डेटा डिलीट हो गया है, और मैलिशियस अटैक, या फिर किसी प्रकार से कोई भी वायरस वगैरह का यूज करके अटैक कर दिया गया था जिससे आपका डेटा लॉस हो गया है, कंप्यूटर फॉरेंसिक्स कैन हेल्प रिकवर क्रिटिकल डेटा, यानी कि जो हमारा कंप्यूटर फॉरेंसिक्स होता है सभी प्रकार से डैमेज हुए डेटा को आपको आसानी से रिकवर करके दे सकता है। ओके, नीड ऑफ कंप्यूटर फॉरेंसिक्स 4 नीड्स मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। एंडलेस आपका पांचवा जो नीड है वो है इंटरनल इन्वेस्टिगेशन। इंटरनल इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या है कि मान लो आपकी कंपनी में कोई भैया एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय ने कुछ गलत कर दिया, एम्प्लॉय ने आपके रूल्स को वगैरह को तोड़ दिया है, ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, ऑर्गेनाइजेशन यूज इट टू इन्वेस्टिगेट इंटरनल इंसिडेंट्स। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो हमारी संस्थाएं होती हैं, वो कंप्यूटर फॉरेंसिक्स का यूज करती हैं इंटरनल इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। लाइक पॉलिसी, किसी ने पॉलिसी ब्रेक किया हो, किसी एम्प्लॉई ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की चोरी की है किसी एम्प्लॉई ने, और अनऑथराइज्ड प्रकार का एक्सेस किया गया है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को चुराने के लिए, ठीक है, तो इस प्रकार के केसेस में कंप्यूटर फॉरेंसिक्स पूरी तरीके से उस ऑर्गेनाइजेशन को इन्वेस्टिगेट करने में हेल्प करता है। देन सिक्स्थ पॉइंट है इंश्योरिंग इंटीग्रिटी एंड ऑथेंटिसिटी। हमें कंप्यूटर फॉरेंसिक्स क्या है, तो आपको सर कंप्यूटर फॉरेंसिक्स के द्वारा हम ये पता कर सकते हैं
जो भी यहाँ पे हमें डिजिटल एविडेंस प्राप्त हुए हैं, जो भी हमें डिजिटल एविडेंस मिले हैं, इंटीग्रिटी बनी हुई है। इंटीग्रिटी का मतलब क्या है? इंटीग्रिटी का मतलब क्या है कि जो भी हमें एविडेंस मिले हुए हैं उसके साथ में किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं हुआ है, किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं हुआ है, प्रकार का छेड़छाड़, ठीक है, छेड़छाड़ नहीं हुआ है भैया। जो भी मुझे एविडेंस प्राप्त हुआ है उसमें किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं हुआ है, तो हम कहेंगे कि हमारे डेटा की इंटीग्रिटी बनी हुई है। ऑथेंटिसिटी का मतलब क्या है? ऑथेंटिसिटी का जनरली मतलब ये हो जाता है कि क्या जो डेटा हमारे पास में आया है उसी व्यक्ति के द्वारा भेजा गया है जिस व्यक्ति के द्वारा भेजा जाना चाहिए था, ठीक है। यानी कि मतलब क्या है कि क्या ऑथेंटिकेट है ये चीज, क्या लीगल, बिल्कुल ऑथेंटिकेट है, इसमें किसी प्रकार का कोई भी अ, इसमें किसी प्रकार का कोई भी डेटा लीकेज वगैरह तो नहीं किया गया है, ठीक है, ऑथेंटिकेट है फिर नहीं है। इट इंश्योर्स द इंटीग्रिटी, कि क्या हमारा कंप्यूटर फोरेंसिक्स होता है वो क्या करता है? इट इंश्योर्स इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी को इंश्योर कराता है, एंड ऑथेंटिसिटी को क्या कराता है? तो आपको सर ऑथेंटिसिटी को इंश्योर कराता है ऑफ डिजिटल एविडेंस, किसी डिजिटल एविडेंस का, मेकिंग इट एडमिसिबल इन द कोर्ट। का मतलब क्या है? ये हमें जो हमारा कंप्यूटर फोरेंसिक्स होता है ये जनरली हमें ये बता देता है कि हमारा जो डेटा है, हमारा जो एविडेंस प्राप्त हुआ है वो हम उसकी बनी हुई है, उसकी ऑथेंटिसिटी बनी हुई है। ये जो हमें डेटा प्राप्त हुआ है, जो हमें एविडेंस प्राप्त हुआ है, वो कोर्ट में एडमिसिबल है। कोर्ट में भैया आप इसको दे सकते हो और कोर्ट इसको एक्सेप्ट करेगा एज एविडेंस के रूप में, ठीक है। तो जनरली ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर फोरेंसिक वाइटल फॉर, वाइटल का मतलब होता है जरूरी, ठीक है, वाइटल फॉर मेंटेनिंग साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए जो हमारा कंप्यूटर फोरेंसिक्स होता है बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। इन्फोर्सिंग लॉ एंड प्रोटेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल एसेट्स, यानी कि लॉ को इन्फोर्स करने के लिए एंड ऑर्गेनाइजेशनल एसेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, साइबर सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए जो हमारा कंप्यूटर फॉरेंसिक्स है वो बहुत ही ज्यादा वाइटल होता है, बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। तो ये 6 पॉइंट्स मैंने आपको बताया कि आखिरकार हमें कंप्यूटर फॉरेंसिक्स की क्यों है, इसलिए हमें जो है कंप्यूटर फॉरेंसिक्स की नीड पड़ती है। इसके 6 पॉइंट्स आपको याद रखनी है। सबसे पहला नीड मैंने आपको बताया, साइबर क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने में हेल्प करता है। दूसरा, लीगल एविडेंस एक तरीके से प्रोवाइड करके देता है। तीसरा, इंसिडेंट के लिए तुरंत के तुरंत रिस्पॉन्स करता है। चौथा, डेटा रिकवरी करके देता है। पांचवा मैंने आपको बताया इंटरनल इन्वेस्टिगेशन करने में भी हेल्प करता है। एंड लास्ट मैंने आपको बताया यह जो है एविडेंस की इंटीग्रिटी और ऑथेंटिसिटी को भी इंश्योर करके रखता है। ओके, तो ये 6 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं कि किस लिए हमारा जो कंप्यूटर फॉरेंसिक्स है वो जरूरी होता है। आई होप आपको यहाँ तक के सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। ओके, नेक्स्ट आपका टॉपिक है डिजिटल एविडेंस आखिरकार होता क्या है। डिजिटल एविडेंस क्या होता है? 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपका पूछ सकता है, 2 मार्क्स, ठीक है। 7 मार्क्स में तो नहीं आता, 7 मार्क्स में तो नहीं पूछा जाता, 2 मार्क्स में आपका पूछा जाता है डिजिटल एविडेंस आखिरकार होता क्या है। अब पूछा डिजिटल एविडेंस इज एनी इन्फॉर्मेशन, डिजिटल एविडेंस कोई भी इन्फॉर्मेशन हो सकता है, कोई भी डेटा हो सकता है इन डिजिटल फॉर्म में दैट कैन बी यूज्ड इन कोर्ट, जिसको हम कोर्ट में यूज कर सकते हैं। ओके, डिजिटल एविडेंस, एविडेंस का मतलब क्या है? साक्ष्य। एविडेंस का मतलब जनरली होता क्या है? साक्ष्य, यानी कि सबूत, साक्ष्य कह सकते हैं या फिर हम इसको कहते हैं ये सबूत, क्या कह सकते हैं? सबूत कह सकते हैं। कैसा सबूत? डिजिटल, यानी कि ऐसा सबूत जो कि डिजिटल फॉर्म में है। डिजिटल फॉर्म में कौन से सबूत हो सकते हैं हमारे पास में? लाइक फिंगरप्रिंट हो गया, लाइक सलाइवा हो गया, या फिर हम कह सकते हैं कि लाइक किसी ने अगर हैकिंग वगैरह किया है तो उसका लोकेशन हो सकता है, उसका आईपी एड्रेस हो सकता है, उसके लॉक्स वगैरह हो सकते हैं, ठीक है। ये जनरली हमारे क्या कहलाते हैं? डिजिटल एविडेंस कहलाते हैं। ओके, डिजिटल एविडेंस क्या कहलाता है? तो आपको सर डिजिटल एविडेंस कोई भी हमारा इन्फॉर्मेशन या फिर कोई भी डेटा हो सकता है डिजिटल फॉर्म में जिसको कोर्ट में पेश किया जा सकता है, जिसको कोर्ट में यूज किया जा सकता है, उसे हम एविडेंस कहेंगे। अब इस डिजिटल एविडेंस में कौन कौन सी चीजें आएंगी? लाइक मैंने बताया कि इट इंक्लूड्स डेटा फ्रॉम कंप्यूटर्स, यानी कि कंप्यूटर से जो भी डेटा प्राप्त होते हैं डिजिटल एविडेंस में आएंगे। स्मार्टफोन से जो भी डेटा प्राप्त होते हैं डिजिटल एविडेंस कहलाएंगे। टैबलेट से जो भी आपके डेटा प्राप्त होंगे या फिर कोई भी डिजिटल डिवाइस जिससे आपका डेटा प्राप्त होता है आपका डिजिटल एविडेंस ही कहलाएगा। लाइक एग्जांपल, आपके ईमेल भी होते हैं ना, ईमेल, तो ईमेल भी आपका यहाँ पे क्या कहलाएगा? तो आपको सर डिजिटल एविडेंस कहलाएगा। लाइक सोशल मीडिया आप यूज करते हैं, फोटोज यूज कर रहे हैं, वीडियोज होता है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं हम जिसको डिजिटल एविडेंस के रूप में दिखा सकते हैं। ओके, तो डिजिटल एविडेंस इज इंपॉर्टेंट इन क्रिमिनल्स एंड इन्वेस्टिगेशन, यानी कि जो हमारा डिजिटल एविडेंस होता है, डिजिटल सबूत होता है, वह हमारा चाहे क्रिमिनल मामला हो, चाहे आपराधिक मामला हो, चाहे आपका सिविल मामला हो, ठीक है, चाहे आपका सिविल इन्वेस्टिगेशन हो, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हो, दोनों के लिए आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, टू प्रूव फैक्ट, किसी भी फैक्ट को प्रूव करने के लिए, एक्टिविटी को ट्रैक करने के लिए, एंड क्रिएट अ टाइम लाइन्स ऑफ इवेंट्स,
यानी कि जो भी घटना घटित हुई है उसकी टाइमलाइंस को क्रिएट करने के लिए, यानी कि सबसे पहले क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, इस टाइम पे ये हुआ, इस टाइम पे सिस्टम में लॉगिन कर लिया गया था, इस टाइम पे डेटा को ट्रांसफर कर दिया गया, देन इस टाइम में डेटा को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो हम क्या कर सकते हैं डिजिटल एविडेंस के द्वारा, चाहे आपका क्रिमिनल मामला हो चाहे आपका सिविल मामला हो, दोनों तरह के मामले को जो है, दोनों तरह के मामले में आपके जो डिजिटल एविडेंस होते हैं बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं कि फैक्ट को प्रूव करता है, एक्टिविटी को ट्रैक करता है एंड जो हमारे इवेंट्स हुए हैं उस इवेंट्स के टाइमलाइंस को क्रिएट करके रखता है। ठीक है, तो इट मस्ट बी कलेक्टेड, जो हमारा डिजिटल एविडेंस होता है बहुत ही सावधानी पूर्वक इसको कलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो इट मस्ट बी कलेक्टेड, स्टोर्ड एंड एग्जामिन्ड केयरफुली। ठीक है, जो हमारा डिजिटल एविडेंस होता है इसको बहुत ही सावधानी पूर्वक से कलेक्ट किया जाना चाहिए, बहुत ही सावधानी पूर्वक से इसे स्टोर किया जाना चाहिए, सुरक्षित तरीके से रखा जाना चाहिए और बहुत ही सिक्योर तरीके से, केयरफुली तरीके से इसको जो है जांच किया जाना चाहिए, इसका एग्जामिन किया जाना चाहिए। तो केप्ट इट ओरिजिनल, यानी कि इसको ओरिजिनल रखने के लिए, एंड एक्सेप्टेबल इन कोर्ट, यानी कि कोर्ट में इसको एक्सेप्ट किया जा सके, ये ओरिजिनल फॉर्म में ही रहे, अपने इंटीग्रिटी अपने ऑथेंटिसिटी को ब्रेक ना करे। इसके लिए क्या करते हैं कि जो भी हमारा डिजिटल एविडेंस है उसको सावधानी पूर्वक कलेक्ट करेंगे, इकट्ठा करेंगे, सावधानी पूर्वक में इसको स्टोर करेंगे और उसको एग्जामिन यानी कि जांच भी बिल्कुल सावधानी पूर्वक करेंगे कि कहीं वो ओरिजिनल फॉर्म से ब्रेक ना हो जाए उसका ओरिजिनल फॉर्म। ठीक है, तो ये आपका डिजिटल एविडेंस होता है। जनरली 2 मार्क्स में आपका ये पूछा जाता है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपका जनरली ये पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक आपका फिजिकल एविडेंस एंड डिजिटल एविडेंस में डिफरेंस क्या है। फिजिकल एविडेंस एंड डिजिटल एविडेंस में आखिरकार डिफरेंस क्या होता है। देखो जनरली फिजिकल एविडेंस जो कि फिजिकली हो, डिजिटल एविडेंस जो कि कंप्यूटर का यूज करके किया गया हो। ठीक है, कंप्यूटर में के द्वारा जो भी हमें एविडेंस मिलता है, दोनों डिफरेंस देखो। सबसे पहले नेचर की बात करते हैं। नेचर का मतलब क्या है यहाँ पे, टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स सच एज फिंगरप्रिंट, डीएनए, वेपन्स, डॉक्यूमेंट्स, अदर फिजिकल आइटम्स, ये आपके फिजिकल एविडेंस में आएंगे। जैसे कि आपका फिंगरप्रिंट हो गया, फिजिकल एविडेंस कहलाएगा, डीएनए फिजिकल एविडेंस कहलाएगा, कोई भी हथियार हो गया, कोई भी वेपन्स वगैरह हो गया, आपका फिजिकल एविडेंस कहलाएगा। ओके, कोई भी डॉक्यूमेंट हो गया, ये भी आपका फिजिकल एविडेंस कहलाएगा, कोई भी अदर फिजिकल आइटम्स हो गए वो आपके फिजिकल एविडेंस ही कहलाएंगे। डिजिटल एविडेंस क्या कहलाएगा, डिजिटल एविडेंस जो आपके होते हैं इनटेंजिबल होते हैं, इंटेंजिबल डेटा स्टोर्ड इन इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म, ये आपके इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म में होते हैं। लाइक ईमेल डिजिटल है, डिजिटल एविडेंस कहलाएगा, डिजिटल डॉक्यूमेंट भी डिजिटल एविडेंस कहलाएगा, कोई भी आपने एक्टिविटी परफॉर्म की, ठीक है, तो आपके लॉग्स वगैरह हो जाते हैं कि आपने कब कॉल किया किसी को, कब आपने लॉगिन किया, कब आपने लॉगआउट किया, कितनी देर आपने किसी वेबसाइट्स को विजिट किया, ये सारे लॉग्स के अंदर आते हैं, ये भी आपके जो है डिजिटल एविडेंस कहलाते हैं। ठीक है, लाइक मेटा डेटा हो गया, मेटा डेटा का मतलब क्या है कि आपके टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, टेक्निकल हिडन इन्फॉर्मेशन, लाइक आपने जो भी आपने डिवाइस का यूज करके क्राइम किया है, उस डिवाइस का इन्फॉर्मेशन क्या है, ठीक है, उस डिवाइस का इन्फॉर्मेशन क्या है, दैट इज मेटा डेटा के अंदर आएगा। टेक्निकल हिडन इन्फॉर्मेशन आपका मेटा डेटा के अंदर आता है। देन इसके अलावा कोई भी मल्टीमीडिया फाइल्स है, कोई भी मल्टीमीडिया फाइल्स है, वो भी आपका डिजिटल एविडेंस के अंदर ही आपका आता है। ठीक है, तो बात आई समझ में कि हमारे फिजिकल एविडेंस में क्या आएंगे, डिजिटल एविडेंस में आपके क्या आएंगे। दूसरे कलेक्शन की बात करते हैं। कलेक्शन का मतलब क्या है, कलेक्टेड एज द साइबर सेंस, तो आपके फिजिकल एविडेंस होते हैं साइबर सीन से कलेक्ट किए जाते हैं, साइबर सेंस से कलेक्ट किए जाते हैं थ्रू फिजिकल मींस, यानी कि हम क्या करते हैं वहां पे जाते हैं, वहां पे जाने के बाद से हम क्या करते हैं, जनरली हम वहां पे इकट्ठा करते हैं जहां पे ये घटना वगैरह होती है। ठीक है, जैसे कि स्वेबिंग, स्वेबिंग का मतलब यहाँ पे जनरली क्या हो जाता है कि मान के चलो जो भी आपकी घटनाएं हुई हैं, ठीक है, जो भी आपकी घटनाएं हुई हम उसको क्या कर रहे हैं, जनरली यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उसका सैंपल इकट्ठा कर रहे हैं। स्वेबिंग का मतलब आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि सैंपल है। ठीक है, सैंपल कलेक्ट करना, स्वेबिंग मीन्स सैंपल, सैंपल कलेक्ट करना, सैंपल कलेक्ट करना। ठीक है, स्वेबिंग का मतलब क्या है कि हमने वहां पे गए, हम वहां पे जाने के बाद से सैंपल कलेक्ट किया। सैंपल कलेक्ट किया मतलब मान के चलो कहीं पे मर्डर हुआ है, हम क्या करते हैं वहां पे ब्लड्स वगैरह होते हैं तो ब्लड्स वगैरह का सैंपल कलेक्ट करते हैं। फिंगरप्रिंट्स वहां पे मिलते हैं तो फिंगरप्रिंट का हम वहां पे सैंपल कलेक्ट करते हैं। सलाइवा वगैरह हो गया, बाल वगैरह हो जाते हैं, टूटे फूटे मिल जाते हैं। ठीक है, तो हम इन सबका क्या करते हैं, सैंपल कलेक्ट करते हैं, तो उसको हम कहते हैं स्वेबिंग। दूसरा होता है बैगिंग। बैगिंग का मतलब क्या है कि जो भी मुझे यहाँ पे एविडेंस प्राप्त हुआ, जो भी मुझे एविडेंस प्राप्त हुआ उसको क्या कर रहा हूँ भैया, उसको पैक कर रहा हूँ, उसको जनरली क्या कर रहा हूँ, पैक कर रहा हूँ। बैगिंग का मतलब एक तरीके से बैग में रख रहा हूँ भैया। बैगिंग का मतलब क्या है, उस एविडेंस को हम सावधानी पूर्वक, सेफ्टी पूर्वक किसी बैग के अंदर पैक कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, पैकिंग कह दूं। बैगिंग को क्या मैं यहाँ पे पैकिंग कह देता हूँ, पैकिंग पैकिंग कह सकता हूँ। हमें जो भी एविडेंस मुझे मिले हैं यहाँ पे मैं उसको क्या कर रहा हूँ, सावधानी पूर्वक उसको किसी बॉक्स वगैरह में सावधानी पूर्वक मैं उसको पैक कर रहा हूँ। तीसरा हमारा होता है टैगिंग।
टैगिंग का मतलब यहाँ पे क्या होता है, जनरली हमारा जो टैगिंग होता है, टैगिंग का मतलब जनरली ये है कि जो भी एविडेंस मुझे प्राप्त हुआ है, मान चलो मुझे बाल मिले हैं, मान चलो मुझे किसी का फिंगरप्रिंट मिल गया है, किसी का ब्लड मैंने सैंपल इकट्ठा किया है, तो उन सभी पर टैग लगाऊंगा भैया ये जो जिसका मर्डर हुआ है या उसके बाल हैं, या फिर जिसने मर्डर किया उसका बाल है। हम उस तरीके से क्या करते हैं, उस तरीके से हम क्या करते हैं, उसको टैग लगाते हैं। हम उसको क्या करते हैं, टैगिंग का मतलब एक तरीके से टैग लगाना। क्या होता है, टैग लगाना, टैग लगाना हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। तो कलेक्शन का मतलब क्या है कि हम फिजिकली वहां पे जाएंगे, वहां पे जाने के बाद से हम जितने भी एविडेंस प्राप्त हो सकते हैं उसको सबसे पहले सैंपल इकट्ठा करेंगे, सैंपल इकट्ठा करने के बाद उसको सावधानीपूर्वक पैक करेंगे, पैक करने के बाद हम उसको टैग लगा देंगे। ओके, दूसरा डिजिटल एविडेंस में क्या होता है, डिजिटल एविडेंस में होता है एक्वायर्ड यूजिंग डिजिटल फॉरेंसिक्स टूल्स। हमारा डिजिटल एविडेंस होता है, हम जो है डिजिटल फॉरेंसिक्स टूल्स का यूज करके हम जो है डिजिटल एविडेंस को प्राप्त करते हैं। ठीक है, डिजिटल टूल्स और टेक्निक्स का यूज करके हम क्या करते हैं, डिजिटल एविडेंस को प्राप्त करते हैं। ऑफन रिक्वायरिंग एक्सेस टू इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस और ए नेटवर्क। हम इसमें क्या करते हैं, किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को एक्सेस करके, फिर नेटवर्क को एक्सेस करके हम अपने एविडेंस को, हम अपने सबूत को प्राप्त करते हैं, हम अपने साक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तीसरा स्टोरेज की बात करते हैं। जो हमारा स्टोरेज होगा, यानी कि जो भी हमारा फिजिकल एविडेंस होगा स्टोर्ड इन सिक्योर फिजिकल लोकेशंस। कहाँ पे स्टोर किया जाएगा, तो आपको सिर्फ फिजिकल लोकेशंस में वो सावधानी पूर्वक स्टोर किया जाएगा, लाइक एविडेंस रूम्स और लॉकर्स। हम उसको लॉकर्स में रखेंगे या फिर एविडेंस रूम के अंदर जो है हम क्या करेंगे, जो भी मुझे एविडेंस प्राप्त हुआ हम उसको रखेंगे। लेकिन जो हमारा डिजिटल एविडेंस होता है स्टोर ऑन डिजिटल स्टोरेज, हम इसको क्या करेंगे, डिजिटल स्टोरेज मीडियम में स्टोर करते हैं। स्टोरेज मीडिया का मतलब क्या है, कैसे हो गया, जैसे कि आपका हार्ड ड्राइव हो गया, सर्वर्स हो गए, क्लाउड स्टोरेज हो गए, सिक्योर डिजिटल आर्चिव। आर्चिव्स का मतलब क्या है, होगा आपके स्टोरेज। ठीक है, आर्चिव का मतलब एक तरीके से हो जाता है ये स्टोरेज या फिर स्टोर करना। ठीक है, स्टोरेज कह लो, स्टोर कह लो, संग्रह कह लो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं सिक्योर डिजिटल स्टोर में, या फिर हम कह सकते हैं क्लाउड स्टोरेज में, सर्वर्स में, हार्ड ड्राइव में, इस प्रकार से डिजिटल एविडेंस को स्टोर किया जाता है। ओके, 3 पॉइंट क्लियर है, दोनों में डिफरेंस क्या है। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, दैट इज एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब क्या है कि जो भी हमारे फिजिकल क्राइम्स हुए हैं, फिजिकल अटैक्स हुआ है, हम क्या करेंगे भैया, हम उसको एनालाइज करेंगे फिजिकल एंड केमिकल मेथड का यूज करके। हम क्या करेंगे, जो भी मेरे पास में फॉरेंसिक्स लेबोरेटरीज है, प्रयोगशालाएं जो हुई हैं, हम वहां पे क्या करेंगे, फिजिकल एंड केमिकल मेथड का यूज करके हम उसको एनालाइज करेंगे, हम अपने फिजिकल एविडेंस को एनालाइज करेंगे। लेकिन जो डिजिटल एविडेंस होता है उसको कैसे एनालाइज करेंगे, डिजिटल एविडेंस होता है हम उसको सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे, टूल्स एंड टेक्निक्स का यूज करके, सॉफ्टवेयर टूल्स का यूज करके हम अपने डिजिटल एविडेंस को एनालाइज करेंगे। अब जो हमारा सॉफ्टवेयर टूल्स है वो क्या करेगा, सॉफ्टवेयर टूल्स जो है वो इंटरप्रेट करेगा, बताएगा भैया क्या चीज कैसे है, और एक्सट्रैक्ट करेगा डेटा को, एक्सट्रैक्ट करेगा डेटा को कहां से, उस इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस से जो भी मुझे एविडेंस के रूप में प्राप्त हुआ है। ओके, देन ड्यूरेबिलिटी की बात करते हैं। जो आपके फिजिकल एविडेंस होते हैं कैन डिग्रेड ओवर टाइम, यानी कि समय दर समय, यानी कि जैसे जैसे समय बीतता जाता है जो आपके फिजिकल एविडेंस होते हैं वो क्या होता है, डिग्रेड होता है भैया, वो यानी कि उसकी जो एविडेंस है वो धीरे धीरे मिटती चली जाती है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के कारण, लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एक्सपोजर टू एलिमेंट्स, इन सब के कारण आपका क्या होता है, ये धीरे धीरे समय दर समय जो है आपका डिग्रेड होता रहता है, यानी कि एक तरीके से नष्ट होता रहता है। ठीक है, एक तरीके से आपका नष्ट होता रहता है। ठीक है, लेकिन जो हमारे डिजिटल एविडेंस होते हैं लेस ससेप्टिबल, यानी कि ये लेस ससेप्टिबल का मतलब ये होता है कम संवेदनशील होते हैं। ठीक है, ये जो आपके होते हैं भैया लेस सस्पेक्टिबल का मतलब कम संवेदनशील होते हैं। ये कैसे होते हैं, तो आपको सर कम संवेदनशील होते हैं, सेंसिटिव कम होते हैं, संवेदनशील, ये आपके लेस सेंसिटिव होते हैं, कम संवेदनशील होते हैं एनवायरनमेंट के। ठीक है, एनवायरमेंटल के डिग्रेडेशन के कम क्या होते हैं, तो आपको संवेदनशील होते हैं, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट से पूरी तरीके से फ्री होते हैं भैया, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट का इन पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। बट कैन बी करेक्टेड, लेकिन ये करप्ट हो सकते हैं, करप्ट हो सकते हैं, डिलीट किए जा सकते हैं, अल्टर्ड किया जा सकता है इफ नॉट प्रॉपरली मैनेज, यानी कि हम अपने डिजिटल एविडेंस को प्रॉपरली अच्छे तरीके से मैनेज नहीं करते हैं तो इसमें किसी प्रकार से छेड़छाड़ किया जा सकता है, बदलाव हो सकता है डेटा में, को डिलीट भी किया जा सकता है, ये हमारा जो डेटा है पूरी तरीके से करप्ट भी हो सकता है, लेकिन ये जो हमारा नष्ट नहीं होगा, तो नेचर के हिसाब से हमारा नष्ट नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, करप्ट हो सकता है, डिलीट हो सकता है और डेटा हमारा बदला जा सकता है। ओके, एग्जांपल्स की बात करते हैं, फिजिकल एविडेंस में कौन कौन से एग्जांपल्स आएंगे, लाइक कि ब्लड सैंपल्स हो गए, तो अगर किसी ने गोली चलाई है भैया तो उस गोली का जो केस होता है वो हो गया, ब्लड केस हो गया, फाइबर्स हो गए, बाल हो गए भैया, हेयर हो गए, फिजिकल कोई भी डॉक्यूमेंट आपका हो गया वो आपके फिजिकल एविडेंस के अंदर आएगा। लाइक डिजिटल एविडेंस की बात करते हैं, लाइक आपका ईमेल हो गया,
जब भी आपने चैट किया है, चैट लॉग्स हो गए, डिजिटल फोटोग्राफ हो गए, फाइल्स हो गए, नेटवर्क हो गया, जो भी ट्रैफिक लॉग है, वो सब कुछ आपके डिजिटल एविडेंस के अंदर आएगा। आई होप आपको यहाँ पे डिजिटल एविडेंस एंड फिजिकल एविडेंस के बीच, दोनों के बीच में डिफरेंस क्लियर हो गए होंगे। जनरली आप अपने तरीके से भी बना करके लिख करके आ सकते हो एग्जाम में कि फिजिकल का मतलब एक तरीके से कि हम खुद उस लोकेशन पे जाएंगे, सारे एविडेंस इकट्ठा करेंगे, ठीक है, वो आपका फिजिकल हो गया। और डिजिटल का मतलब क्या है, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से जो भी हमें एविडेंस प्राप्त हो रहा है वो आपका डिजिटल एविडेंस कहलाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें आप अपने मन से बना करके भी आसानी से आ सकते हो। आई थिंक यहाँ पे आपको सारी चीजें क्लियर होंगी होंगी। चलिए, नेक्स्ट जो टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फॉरेंसिक एनालिसिस ऑफ ईमेल। तो ईमेल है भैया, ईमेल। अब बताओ हम ईमेल का कैसे जांच करेंगे, ईमेल का हम फॉरेंसिक एनालिसिस कैसे करेंगे। हम फॉरेंसिक एनालिसिस ऑफ ईमेल, जो हमारा ईमेल होता है उस ईमेल का जांच कैसे करेंगे, उस ईमेल का हम जो है फॉरेंसिक विश्लेषण कैसे निकालेंगे, कैसे करेंगे जांच। देखो, ईमेल होता है, ईमेल का फॉरेंसिक एनालिसिस का मतलब होता है एग्जामिनिंग ईमेल मैसेज, यानी कि जो भी आपका ईमेल मैसेज है या फिर जो भी आपका इससे रिलेटेड डेटा है, जो भी आपका इससे रिलेटेड डेटा है, इससे रिलेटेड डेटा जो कि इन्वेस्टिगेट क्रिमिनल और सस्पिशियस एक्टिविटी में पाया गया है, यानी कि सस्पिशियस एक्टिविटी में जो भी आपका ईमेल पाया गया है, जो भी आपका डेटा पाया गया है, या फिर क्रिमिनल एक्टिविटी में जो भी आपका डेटा पाया गया है, जो भी आपका ईमेल पाया गया है, तो उन सबको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उन सबको इन्वेस्टिगेट करने का हाँ, जो भी आपका रिलेटेड डेटा है, जो भी आपके ईमेल मैसेज हैं, उन सभी डेटा को इन्वेस्टिगेट करने का, एग्जामिन करने का मतलब ही आपका क्या कहलाता है, फॉरेंसिक एनालिसिस ऑफ ईमेल कहलाता है। तो जनरली आप ऐसे समझ सकते हैं कि मेरे पास में कोई ईमेल है और वो ईमेल जो है किसी सस्पेक्ट में पाया गया है, या फिर किसी जो है मैलिशियस एक्टिविटी में, सस्पिशियस एक्टिविटी में, या फिर किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में पाया गया है। उस ईमेल को क्या किया जाएगा, उस ईमेल का प्रॉपर जो मेरा डेटा है, जो ईमेल मैसेज है, उसका क्या किया जाएगा, प्रॉपर एग्जामिन किया जाएगा, प्रॉपर जांच किया जाएगा। इसी जांच को हम क्या कहेंगे, प्रपोजल फॉरेंसिक एनालिसिस ऑफ ईमेल कहेंगे। ओके, यानी कि ईमेल का जांच करना ही आपका फॉरेंसिक एनालिसिस कहलाता है। अब इसमें होगा क्या, अब इस फॉरेंसिक एनालिसिस ऑफ ईमेल में होता क्या है, तो आपका ईमेल है, तो आपका ईमेल का कंटेंट, ईमेल का कंटेंट का मतलब क्या है कि जो आपका ईमेल के एक्चुअल मैसेज बॉक्स में जो आपने भेजा है, की जांच की जाएगी, उसकी चेक की जाएगी। सेंडर किसने ईमेल भेजा, किसके पास ईमेल गया, इस सब की जांच की जाएगी। टाइम स्टैम्प्स, ईमेल कब भेजा गया, कितने बज के कितने समय पे भेजा गया, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन से अटैचमेंट्स भेजे गए, कौन कौन से फाइल वीडियोज इमेज, कौन कौन सी चीजें भेजी गई, इसके अलावा फिर क्या इसमें लिंक्स वगैरह भी भेजे गए, इन सभी चीजों की क्या की जाएगी, तो आपको सिर्फ इन प्रॉपर चेक करना ही आपका जो है एनालिसिस ऑफ फॉरेंसिक एनालिसिस ऑफ ईमेल कहलाता है। ओके, तीसरी चीज, द गोल इज टू आइडेंटिफाई। हम क्या करते हैं, ईमेल को हम चेक करके हमें क्या पता चल जाएगा, ईमेल को चेक करके हमें ये पता चलेगा कि हम उसमें पैटर्न को पता करते हैं, क्या करते हैं, पैटर्न को आइडेंटिफाई करते हैं। जो भी हमें संभावित थ्रेट्स होते हैं, पोटेंशियल थ्रेट का मतलब होता है पोटेंशियल थ्रेट, यानी कि संभावित जो खतरे हो सकते हैं उनको डिटेक्ट करते हैं। एंड फाइंड एविडेंस, और एविडेंस को प्राप्त करते हैं दैट कैन बी यूज्ड इन इन्वेस्टिगेशन और लीगल केसेस, जिसको हम लीगल केस या फिर इन्वेस्टिगेशन में यूज किया जा सकता है। उन सभी चीजों को क्या करते हैं, एविडेंस को फाइंड करते हैं, प्राप्त करते हैं। कैसे, तो उसके पैटर्न को आइडेंटिफाई करके, उसके संभावित यानी कि पोटेंशियल थ्रेट को डिटेक्ट करके, ठीक है। तो ये हमारा फॉरेंसिक एनालिसिस ऑफ ईमेल के अंदर आएगा। इसके अलावा फॉरेंसिक एनालिसिस ऑफ ईमेल में हम सबसे पहले करेंगे क्या, डेटा को कलेक्ट करेंगे, डेटा को क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं, डेटा कलेक्शन करते हैं, यानी कि जो भी हमारे ईमेल का हेडर है, ठीक है, उस हेडर को इकट्ठा करेंगे। ईमेल का कंटेंट है, अटैचमेंट है, मेटा डेटा है, फ्रॉम ईमेल सर्वर्स या फिर इंडिविजुअल अकाउंट से जो भी चीजें मुझे मिल सकता है, उन सबको डेटा को क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, ठीक है। कलेक्ट करने के बाद से हम क्या करते हैं, प्रिजर्वेशन करेंगे, डेटा मिला है उन सबको क्या करेंगे, प्रिजर्व करेंगे, यानी कि सुरक्षित रखेंगे। तो इंश्योरिंग द इंटीग्रिटी ऑफ कलेक्टेड डेटा टू प्रिवेंट टेम्परिंग और लॉस, यानी कि हम क्या करेंगे, जो भी मुझे डेटा मिला हुआ है उसकी इंटीग्रिटी को इंश्योर करते हुए उस कलेक्टेड डेटा को क्या करेंगे, प्रिवेंट टेम्परिंग, प्रिवेंट का मतलब क्या है, और लॉस, यानी कि वो डेटा लॉस ना हो पाए, वो डेटा डिलीट ना हो पाए, उस डेटा के साथ में किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ ना हो, तो हम उसको क्या करेंगे, पूरी प्रिवेंट करेंगे, पूरी तरीके से सुरक्षित रखेंगे उस डेटा को। तीसरा क्या है, रिकवरी। रिकवरी का मतलब क्या है कि जो भी मुझे एविडेंस मुझे प्राप्त हुए हैं, लाइक रिस्टोरिंग डिलीटेड और डैमेज्ड ईमेल इफ पॉसिबल, यानी कि मान लो किसी ने क्राइम किया, क्राइम करने के बाद से उसे ईमेल को डिलीट कर दिया या फिर उस ईमेल के साथ में छेड़छाड़ करके उस ईमेल को बदल दिया क्राइम करने के बाद से, तो क्या वो रिकवर हो सकता है, क्या वो रिस्टोर हो सकता है डैमेज डेटा, इन सभी हम क्या करेंगे, रिकवर करेंगे, उसको रिस्टोर करने की पूरी कोशिश करते हैं। चौथा, एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब यहाँ पे जनरली हो जाता है इन्वेस्टिगेटिंग द कंटेंट, सेंडर एंड रिसिपिएंट इन्फॉर्मेशन, जो भी सेंडर के द्वारा इन्फॉर्मेशन भेजा गया है, फिर जो भी रिसीवर के पास में जो भी इन्फॉर्मेशन आया है, ठीक है, उन सभी को हम क्या करेंगे, उन सभी कंटेंट को क्या करेंगे, पूरी
करेंगे, कंटेंट को इन्वेस्टिगेट किया जाता है, सेंडर को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, रिसिपिएंट यानी कि जिसके पास में वो ईमेल भेजा गया है उसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, कब ईमेल भेजा गया, यानी एम्बेडेड लिंक्स, क्या उसमें कोई लिंक भेजा गया, क्या उसमें कोई फाइल्स वगैरह अटैच किया गया है, इन सभी को क्या किया जाएगा, पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। किस लिए किया जाएगा? टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स, पैटर्न्स को पता करने के लिए, पोटेंशियल थ्रेट को पता करने के लिए, फिर एविडेंस को प्राप्त करने के लिए सबका क्या किया जाएगा, तपोसर एनालिसिस किया जाएगा। देन डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है, क्या किया जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन किया जाएगा, लाइक क्रिएटिंग डिटेल रिपोर्ट्स ऑन फाइंडिंग, यानी कि जो कुछ ईमेल का एनालिसिस करने के बाद से जो कुछ भी मुझे मिला उसको एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट तैयार किया जाएगा, उसका कौन कौन से मेथडोलॉजी आपने यूज किया था उन सब उस एविडेंस को प्राप्त करने के लिए उस मेथड का नाम लिखेंगे, एंड एनी कंक्लूजन ड्रॉन, कि जो कुछ आपने एनालिसिस किया उस ईमेल का एनालिसिस करने के बाद से जो कुछ आपको एविडेंस प्राप्त हुए, कोई भी आपको कंक्लूजन प्राप्त हुआ कि आप इस डिसीजन पे पहुंचे हैं कि ये जो है ये बंदा जो है इसमें शामिल हो सकता है, ठीक है, तो वो जो भी आपने कंक्लूजन निकाला है वो सब कुछ जो है डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आपको लिखना होता है। ओके, तो दिस एनालिसिस कैन हेल्प इन आइडेंटिफाई, तो आपका ईमेल एनालिसिस होता है, फोरेंसिक्स एनालिसिस ऑफ ईमेल जो आपका होता है, ये एनालिसिस जो आपका होता है कैन हेल्प इन आइडेंटिफाइंग फ्रॉडलेंट एक्टिविटी, फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज को, धोखाधड़ी एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, वेरीफाइंग द ऑथेंटिसिटी ऑफ कम्युनिकेशंस, जो हमारी कम्युनिकेशन हुई है उसकी ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई करने में हेल्प करता है, एंड प्रोवाइडिंग एविडेंस इन लीगल प्रोसीडिंग्स, ठीक है, जो कानूनी कार्यवाही हो सकती है, लीगल प्रोसीडिंग का मतलब है कानूनी कार्यवाही, ठीक है, कानूनी कार्यवाही, कानूनी कार्यवाही, जो भी कानूनी कार्यवाही हो सकता है, जो भी कानूनी कार्यवाही हो सकता है उसके लिए प्रोवाइडिंग एविडेंस, उसके लिए क्या किया जा सकता है, तब उसके लिए जो हमारी एविडेंस है उसको जो है प्रोवाइड किया जाता है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा फॉरेंसिक एनालिसिस ऑफ ईमेल पे जनरली होता क्या है, कि हमारे पास में जो भी ईमेल है उसको हम जनरली जांच पड़ताल करेंगे, भैया किसने कब भेजा, क्या क्या इसमें भेजा गया, कौन सी फाइल्स थी, कौन से लिंक्स थे, इन सबको एनालिसिस किया जाता है, ठीक है, बस यही कुछ है, यही सब कुछ है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि इस एनालिसिस में होगा क्या, सबसे पहले हम सैंपल को कलेक्ट करेंगे, जो भी मुझे डेटा प्राप्त हुआ है उसको क्या करेंगे, कलेक्ट कर लेंगे, कलेक्ट करने के बाद से जो भी मुझे डेटा मिला उसको प्रिजर्व करेंगे, सुरक्षित तरीके से रखेंगे, फिर उसके बाद से मैंने आपको बताया सुरक्षित तरीके से रखने के बाद से हम उसको रिकवर करेंगे, मान लो कोई भी ईमेल डिलीट हुआ है तो हम उसको रिकवर करने की कोशिश करेंगे, ईमेल डैमेज है तो हम उसको भी रिकवर करने की कोशिश करेंगे, देन उसका एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस करने के बाद से जो भी मुझे कंक्लूजन निकला है, जो भी मुझे प्राप्त हुआ है, जो भी एविडेंस मुझे मिले हैं, ठीक है, हम उसको क्या करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन के रूप में पूरी तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। यही हमारा कंप्यूटर फॉरेंसिक्स या फिर कह सकते हैं फॉरेंसिक एनालिसिस ऑफ ईमेल कहलाता है। ओके, तो छोटा सा पॉइंट था, आई होप आपको ये भी चीजें समझ में आ गई होंगी। फिर ये वाला टॉपिक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका फॉरेंसिक्स लाइफ साइकिल, फॉरेंसिक्स लाइफ साइकिल। अभी जो फॉरेंसिक्स लाइफ साइकिल है इसमें जनरली सबूत इकट्ठा करने से लेकर के कोर्ट में पेश करने तक, ठीक है, सारी की सारी चीजें बताई जाती हैं। फॉरेंसिक्स साइकिल, फोरेंसिक्स ईमेल साइकिल इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, क्या है ये, तपोसर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू कलेक्ट, एग्जामिन एंड प्रेजेंट डिजिटल एविडेंस प्रॉपरली फॉर इन्वेस्टिगेशंस और कोर्ट। कहने का मतलब क्या है, जो हमारा फॉरेंसिक्स लाइफ साइकिल होता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, किस चीज का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, कलेक्ट, एग्जामिन एंड प्रेजेंट डिजिटल एविडेंस प्रॉपरली फॉर इन्वेस्टिगेशंस, यानी कि इन्वेस्टिगेशन या फिर कोर्ट के लिए डिजिटल एविडेंस को प्रेजेंट करना, कलेक्ट करना, एग्जामिन करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ही आपका फॉरेंसिक्स लाइफ साइकिल आपका कहलाता है। तो सिंपल सा आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो आपकी फॉरेंसिक्स लाइफ साइकिल होता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, किस तरीके से हमने डेटा को कलेक्ट किया और डेटा को कलेक्ट करने से लेकर के आपके कोर्ट में पहुंचाने तक का प्रोसेस ही आपका फॉरेंसिक्स लाइफ साइकिल कहलाता है। ठीक, सबसे पहले इस केस में होता क्या है, हम सबसे पहले करते हैं आइडेंटिफिकेशन। क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं। आइडेंटिफिकेशन जनरली करते क्या है कि जो भी हमारा सोर्स हो सकता है, जो भी हमारा क्राइम का सोर्स हो सकता है, जो भी हमारा सोर्स ऑफ एविडेंस हो सकता है, हम उसको क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे कि भैया व्हाट टू इन्वेस्टिगेट, ठीक है, हमें क्या इन्वेस्टिगेट करना है, हमें क्या इन्वेस्टिगेट करना है, डिसाइड व्हाट टू इन्वेस्टिगेट, हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें क्या इन्वेस्टिगेट करना है। फाइंड पॉसिबल सोर्स ऑफ एविडेंस, हम क्या कर सकते हैं, पॉसिबल सोर्सेज ऑफ एविडेंस, हम सबूत पॉसिबल सोर्सेज को क्या करते हैं, फाइंड करते हैं, प्राप्त करते हैं, एंड डिसाइड व्हाट टू इन्वेस्टिगेट, और ये डिसाइड करते हैं कि हमें के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना है, छानबीन करना है। फॉर एग्जांपल मान के चलो एक कंपनी है भैया, एक कंपनी है, उस कंपनी ने क्या सस्पेक्ट किया कि कोई एक एम्प्लॉय है ऑफ लीकिंग इन्फॉर्मेशन, जो कि इन्फॉर्मेशन को लीक कर रहा है। ओके, सो दे चेक द एम्प्लॉयज कंप्यूटर, तो ये क्या करेंगे, वो उस एम्प्लॉय के कंप्यूटर को चेक करेंगे, ईमेल को चेक करेंगे, क्लाउड स्टोरेज को
चेक करते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या हो गया भैया, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि बारे में इन्वेस्टिगेट करना है, हमें क्या इन्वेस्टिगेट करना है। पता कर लिया हमने। हमने ये पता कर लिया कि हमें क्या इन्वेस्टिगेट करना है, हमें किस चीज के बारे में एविडेंस इकट्ठा करना है। दूसरा, अब हम क्या करेंगे, प्रिजर्वेशन करेंगे। मान चलो हम ये पता चल गया किस बारे में हमें एविडेंस इकट्ठा करना है, हमने एविडेंस इकट्ठा कर लिया, एविडेंस कलेक्ट कर लिया, तो हम क्या करेंगे, कीप द एविडेंस सेफ। जो भी मैंने एविडेंस को कलेक्ट किया है उसको सेफ रखेंगे, सो इट कांट बी चेंज्ड, लॉस्ट और डैमेज, ताकि जो एविडेंस है मेरा उसको कोई चेंज ना कर पाए, वो चेंज ना हो, उस लॉस्ट ना हो पाए, यानी कि भैया वो कहीं खो ना जाए, कहीं डिलीट ना हो पाए, या फिर कहीं से तरीके से वो डैमेज ना हो। इस तरीके से हम क्या करेंगे, वो हमारा एविडेंस डैमेज ना हो, लॉस ना हो जाए भैया, वो हमारा एविडेंस जो है चेंज ना हो जाए, इसके लिए हम क्या करेंगे, उस एविडेंस को प्रॉपर तरीके से सेफ रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो, मेक अ फॉरेंसिक कॉपी ऑफ हार्ड ड्राइव। आपने क्या किया भैया, आपने एक हार्ड ड्राइव का कॉपी बनाया, आपने फोरेंसिक कॉपी बनाया भैया एक हार्ड ड्राइव का, एंड सिक्योर द ईमेल एंड क्लाउड स्टोरेज अकाउंट्स। और आपने क्या किया, सिक्योर द ईमेल एंड क्लाउड अकाउंट्स, आपने जो भी आपका ईमेल था, उसका ईमेल था या फिर क्लाउड अकाउंट्स था, उसको पूरी तरीके से आपने क्या किया भैया, सिक्योर कर लिया उस हार्ड ड्राइव में। ओके। तीसरा, कलेक्शन। अब क्या करेंगे, कलेक्शन यानी कि गैदर एविडेंस केयरफुली विदाउट चेंजिंग इट, यानी कि आपको एविडेंस को कुछ इस तरीके से कलेक्ट करना भैया कि वो पूरी तरीके से क्या हो, वो पूरी तरीके से किसी प्रकार से किसी भी तरीके से वो चेंज ना हो पाए, जैसा ओरिजिनल एविडेंस प्राप्त हुआ है वैसा ही आपका एविडेंस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक्सट्रैक्ट ईमेल, आपने ईमेल को एक्सट्रैक्ट किया, आपने किसी डॉक्यूमेंट को आपने प्राप्त किया, एंड फाइल्स को एक्सट्रैक्ट किया आपने यूजिंग स्पेशल सॉफ्टवेयर। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि आपने किसी भी स्पेशल सॉफ्टवेयर का यूज करके डॉक्यूमेंट फाइल्स को आपने क्या एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, एंड नोट मेटा डेटा लाइक टाइम स्टैम्प। आपको क्या करना है, आपको सारी की सारी चीजें करके लिखना है। कौन सी चीज करके लिखना है, मेटा डेटा को आपको नोट करके लिखना है। व्हाट इज मेटा डेटा, मैंने आपको बोला था मेटा डेटा मीन्स यहाँ पे टेक्निकल हिडन डिटेल्स। मेटा डेटा का मतलब यहाँ पे क्या है, टेक्निकल हिडन डिटेल, टेक्निकल टेक्निकल हिडन डिटेल्स, डिटेल्स लाइक डिवाइस इन्फो, एग्जाम्पल डिवाइस इन्फो, डिवाइस इंफॉर्मेशन। ठीक है, डिवाइस इंफॉर्मेशन आपका हो गया, या फिर हम कह सकते हैं टाइम, टाइम पीरियड। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि आपको मेटा डेटा को पूरी तरीके से क्या करना है, मेटा डेटा को नोट करना है, कि लाइक टाइम स्टैम्प्स को आप नोट कर रहे हो कि भैया कब कौन सी चीजें हुई थी, सारी चीजें आपको वहाँ पे नोट करके लिखना है। फिर उसके बाद से एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन का मतलब क्या है कि आपने जो भी डेटा कलेक्ट किया हुआ है, आपने जो भी डेटा कलेक्ट किया हुआ है उसको चेक करो। लुक द कलेक्टेड डेटा क्लोजली, आपको जो भी डेटा आपने कलेक्ट किया हुआ है उसको प्रॉपर तरीके से आपको क्लोजली, क्लोजली मतलब ऐसा नहीं कि उसके पास में जाकर के चेक करना है, उसको ध्यानपूर्वक चेक करना है। ठीक है, टू फाइंड यूजफुल इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए जो भी आपने कलेक्टेड डेटा किया हुआ है, जो भी आपके पास में कलेक्टेड डेटा है उसको अच्छे से चेक करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने जो भी ईमेल ईमेल आपने इकट्ठा किया, ठीक है, आपने ईमेल अगर आपके पास में प्राप्त हुआ है उस email को चेक करो। उस डॉक्यूमेंट अगर आपको प्राप्त हुआ तो डॉक्यूमेंट को अच्छे से तरीके से चेक करो। आपके पास में कोई कीवर्ड्स प्राप्त हुए तो कीवर्ड को अच्छे से चेक करो। या फिर कोई भी अनयूजुअल एक्टिविटी आपको प्राप्त हुआ है दैट कैन शो डेटा लीक, जो कि डेटा लीकेज को शो करता है, डेटा लीकेज को दिखाता है, तो आप उसको क्या करेंगे, प्रॉपर तरीके से शामिल करेंगे, प्रॉपर तरीके से उसको चेक करेंगे। ओके, नेक्स्ट आपका आता है एनालिसिस। नेक्स्ट स्टेप कौन सा आता है, एनालिसिस करेंगे अब। ठीक है, अब जो भी आपने अच्छी तरीके से चेक किया, चेक करने के बाद से आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा। अगर आपने चेक कर लिया, चेक करने के बाद से कुछ तो कुछ तो मिलेगा ना। जो भी आपको मिला वहां पे, स्टडी द फाइंडिंग्स टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड, यानी कि जो कुछ मिला आप उसको स्टडी करो। स्टडी करने के बाद से चेक करो भैया क्या हुआ था, आखिरकार क्या हुआ था। फॉर एग्जाम्पल, ईमेल्स, अगर आपने ईमेल्स चेक किया, ईमेल्स चेक करने के बाद से आपको कुछ मिला होगा ईमेल्स। ईमेल्स शो द एम्प्लॉई शेयर कॉन्फिडेंशियल फाइल विथ आउटसाइडर। जैसे कि ईमेल आपने प्राप्त किया, ईमेल से हमें ये पता चल जाएगा कि अगर उसने किसी भी डॉक्यूमेंट को, किसी भी चीज को ईमेल के थ्रू किसी भी आउटसाइडर व्यक्ति को सेंड किया है, ठीक है, किसी भी पर्सनल डॉक्यूमेंट्स को आउटसाइडर व्यक्ति के साथ में सेंड किया है, तो ईमेल से मुझे पता चल जाएगा। तो ईमेल वहां पे क्या शो करेगा, तो आपको सिर्फ ईमेल शो द एम्प्लॉई शेयर्ड कॉन्फिडेंशियल, ईमेल बता रहा है कि एम्प्लॉई ने उस कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन फाइल्स को क्या किया है, आउटसाइडर के साथ शेयर किया हुआ है। ओके, देन क्या करेंगे, एनालिसिस आपकी पूरी होगी। एनालिसिस पूरी होने के बाद से आप क्या करेंगे भैया, प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, अब आपने एनालिसिस पूरा कर लिया, आपको सब कुछ रिजल्ट कंक्लूजन मिल गया, तो अब आप क्या करोगे, शेयर द फाइंडिंग्स क्लियरली फॉर लीगल एंड इंटरनल पर्पज।
अब इंटरनल पर्पज के लिए या फिर लीगल पर्पज के लिए जो भी आपको मिला है, जो कुछ भी आपको एविडेंस प्राप्त हुआ है, उसको क्लियरली क्या करेंगे, शेयर करेंगे। क्लियरली क्या करेंगे, शेयर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल का मतलब क्या है कि जो कुछ आपको मिला है आप उसको एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट तैयार करोगे, प्रॉपर रिपोर्ट बनाओगे, ठीक है, प्रॉपर रिपोर्ट बनाओगे विथ टाइम स्टैम्प के साथ में, टाइम लाइन के साथ में आपको क्या करना है, एक रिपोर्ट बनाना है कि सबसे पहले ये हुआ, फिर उसके बाद ये हुआ, फिर इसके बाद ये हुआ, हर एक चीज का स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है, वहां पे आपको एक रिपोर्ट बनाना है एंड एविडेंस एंड गिव इट टू द लीगल टीम। यानी कि जो भी आपको एविडेंस मिला है, जो भी आपको रिपोर्ट्स में जो भी आपको फाइंडिंग मिला है, जो भी आपको चीजें मिली है एविडेंस के रूप में, उसको आप टाइमलाइंस के थ्रू, आपको एविडेंस के थ्रू प्रॉपर, जैसे भी आपको एविडेंस मिले हैं, जिस भी टाइमलाइन में आपको मिले हैं, कौन कौन सी चीजें कब कब हुई हैं, ये सारी चीजें आपको एक प्रॉपर रिपोर्ट में बनानी है। रिपोर्ट बनाने के बाद से आपको जो है लीगल टीम के साथ में आपको उसको क्या करना है, शेयर करना है। ओके, शेयर कर दिया आपने। शेयर करने के बाद से वहां पे आपका डिसीजन लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा, डिसीजन लिया जाएगा। किस बेस पे डिसीजन लिया जाएगा, एक एक्शंस बेस्ड ऑन एविडेंस दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल कंपनी डिसाइड्स, अब कंपनी क्या करेगी, मान के चलो जो एम्प्लॉय था, एम्प्लॉय को पाया गया कि आउटसाइडर को ईमेल किया है, तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी डिसाइड करेगी टू टेक अ लीगल एक्शन एंड इन्फॉर्म्स लॉ इन्फोर्समेंट। यानी कि कंपनी क्या करेगी, कंपनी डिसाइड करेगी टू टेक लीगल एक्शन, एक कानूनी कार्रवाई करेगा भैया, ये कानूनी कार्रवाई करेगा एंड इन्फॉर्म्स लॉ इन्फोर्समेंट, और क्या करेगा, और भैया जो आपकी लॉ इन्फोर्समेंट्स हैं, लॉ इन्फोर्समेंट होते हैं, यानी कि लॉ को जो अप्लाई करने वाले लोग होते हैं, जैसे कि पुलिस वगैरह हो गया, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे भैया, उसको इन्फॉर्म करेंगे कैसे ऐसी चीज करी। ओके, देन उसके बाद से अर्चिविंग। अर्चिविंग का मतलब क्या होता है, एक तरीके से स्टोर करना, ठीक है। अर्चिविंग का मतलब एक तरीके से क्या होता है, स्टोर, ठीक है, या फिर कह सकते हैं स्टोरेज। कहने का मतलब क्या है, सब कुछ मिल गया मुझे, तो अब स्टोर ऑल द एविडेंस, जो भी एविडेंस आपको प्राप्त हुआ है, जो भी रिपोर्ट्स आपने बनाए हैं, उसको आप क्या करेंगे, सेफ्टी पूर्वक स्टोर करेंगे। सेफली आपको स्टोर करना है, क्या पता इन फ्यूचर जरूरत पड़ जाए मुझे, ठीक है। तो फॉर फ्यूचर यूज, भविष्य में यूज करने के लिए आप क्या करेंगे, सभी एविडेंस को, सभी रिपोर्ट्स को आप क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल कीप ऑल फाइल्स इन सिक्योर प्लेस, जो भी आपके पास में सारे के सारे फाइल्स हैं उसको सिक्योर स्थान पे सुरक्षित रखेंगे, सो दे कैन बी यूज्ड अगेंस्ट नीडेड, वे जो है यूज किए जा सकें कि अगर मुझे दोबारा उसकी जो फ्यूचर में कभी जरूरत पड़ती है तो दे कैन बी यूज्ड, वो यूज किया जा सके अगेन इफ नीडेड, यदि दोबारा से जरूरत होती है उन सभी फाइलों की तो। क्लियर है, देखो मैंने आपको क्या बताया कि जो आपकी लाइफ साइकिल होगी, जो आपकी कंप्यूटर फॉरेंसिक्स की लाइफ साइकिल होगी, लाइफ साइकिल, कंप्यूटर फॉरेंसिक्स की जो आपकी लाइफ साइकिल होती है, ठीक है, उसकी सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एविडेंस की आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई करने के बाद जो भी एविडेंस मुझे प्राप्त हो हम उसको प्रिजर्व करेंगे, ठीक है, उसको सुरक्षित तरीके से लेकर के आएंगे। लेकर के आने के बाद से हम उसको पूरी तरीके से कलेक्ट कर लेंगे। कलेक्ट करने के बाद से हम उसको एग्जामिन करेंगे, चेक करेंगे भैया। चेक करने के बाद से जो कुछ भी मुझे मिला उसको एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने के बाद से, ठीक है, जो कुछ मिला उसको एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने के बाद से एक प्रॉपर रिपोर्ट तैयार करेंगे। जो कुछ भी मुझे कंक्लूजन निकला उसका एक प्रॉपर रिपोर्ट तैयार करूंगा। प्रॉपर रिपोर्ट तैयार करने के बाद से अब उसका डिसीजन लिया जाएगा। डिसीजन लेने के बाद से उसको पूरी तरीके से एक सेफली प्लेस पे स्टोर कर दिया जाएगा। ओके, तो यही जनरली आपका क्या कहलाता है, आपके फॉरेंसिक्स के लाइफ साइकिल कहलाते हैं। और ये जो आपका लाइफ साइकिल है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना, बहुत ही जरूरी टॉपिक है आपका, ये एग्जाम में बार बार आपके पूछे जाते हैं। चलिए, चेन ऑफ कस्टडी कॉन्सेप्ट, चेन ऑफ कस्टडी कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आखिरकार चेन ऑफ कस्टडी कॉन्सेप्ट आखिरकार है क्या? चेन ऑफ कस्टडी, चेन ऑफ कस्टडी कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है? चेन ऑफ कस्टडी टॉपिक को पढ़ना है। अब ये करता क्या है चेन ऑफ स्टडी? चेन ऑफ स्टडी जो है भैया एक डिटेल्ड रिकॉर्ड होता है दैट ट्रैक्स हु हैंडल द एविडेंस व्हेन एंड हाउ। कहने का मतलब क्या है, एक तरीके से मान चलो कहीं भी क्राइम हुआ है, कहीं क्राइम हुआ है, कोई व्यक्ति जाता है, कोई भी आपका साइबर फोरेंसिस जाता है, वहां पे उस इकट्ठा करता है, एविडेंस को इकट्ठा करता है। इकट्ठा करने के बाद से भैया कैसे इकट्ठा किया, कब इकट्ठा किया, इकट्ठा करने के बाद से किसको उस एविडेंस को दिया गया, सारी की सारी रिकॉर्ड्स को ट्रैक करना ही आपका जो है सीक्वेंस वाइज ट्रैक करना ही आपका क्या कहलाता है? चेन ऑफ कस्टडी कहलाता है। समझ में आई बात? देखो फिर से समझना, चेन ऑफ कस्टडी क्या है? चेन ऑफ कस्टडी इज अ डिटेल्ड रिकॉर्ड, एक डिटेल रिकॉर्ड होता है दैट ट्रैक्स, जो कि ट्रैक करता है हु हैंडल द एविडेंस, किसने उस एविडेंस को हैंडल किया, कब हैंडल किया एंड कैसे हैंडल किया। ओके, यही आपका चेन ऑफ कस्टडी कहलाता है। अब ये कहां से स्टार्ट होता है? स्टार्ट्स फ्रॉम द मोमेंट एविडेंस इज कलेक्टेड, जब आपके एविडेंस को कलेक्ट कर लिया गया वहां से आपका चेन ऑफ कस्टडी
चेन ऑफ कस्टडी स्टार्ट हो जाता है। यानी कि मान चलो कोई भी साइबर फोरेंसिस एक्सपर्ट गया, उस एविडेंस को कलेक्ट किया, जैसे उसने कलेक्ट किया वहां से आपको चेन ऑफ कस्टडी इवेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द मोमेंट एविडेंस इज कलेक्टेड। जैसे आपका एविडेंस जिस क्षण में जिस मोमेंट में आपका एविडेंस कलेक्ट किया गया, उसी टाइम से आपका चेन ऑफ कस्टडी स्टार्ट हो जाएगा एंड कंटिन्यूज, तब तक चलता रहेगा जब तक कि भैया इसे कोर्ट में पेश नहीं कर दिया जाता, या फिर तब तक इसको जो है कंटिन्यू किया जाएगा जब तक कि इसका पर्पज पूरा नहीं हो जाता। ठीक, इस प्रोसेस तो आपका चेन ऑफ कस्टडी यानी कि एविडेंस को कलेक्ट करने से लेकर के आपका जो है कोर्ट में पहुंचाने तक का जो प्रोसेस होता है, दैट इंश्योर्स द एविडेंस इज सेफ। ये बताता है कि आपका एविडेंस जो सबूत है पूरी तरीके से सुरक्षित है, जो आपका एविडेंस है पूरी तरीके से ओरिजिनल है, इसके साथ किसी प्रकार का कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया गया है। और ये दिखाता है कि जो आपका एविडेंस है पूरी तरीके से रिलायबल है, यानी कि पूरी तरीके से विश्वसनीय है, इसमें किसी प्रकार का टेम्पर नहीं किया, कोई छेड़छाड़ नहीं किया, कोई बदलाव नहीं किया, कोई भी चीज डिलीट नहीं किया गया है। ओके, इट प्रूव्स, यह दिखाता है भी, ये सिद्ध करता है दैट द एविडेंस हैज नॉट बीन, एविडेंस आपका जो आपका सबूत है चेंज नहीं किया गया है, टेम्पर्ड नहीं किया गया, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है और कंटेमिनेटेड, और इसमें किसी प्रकार का कोई भी जो है किसी प्रकार का कोई भी से हार्म नहीं पहुंचाया गया है। ओके, सम स्टेप्स ऑफ चेन ऑफ कस्टडी। अब चेन ऑफ कस्टडी के कुछ स्टेप्स को मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके कलेक्शन से लेकर के कोर्ट में पहुंचाने तक का प्रोसेस आपका चेन ऑफ कस्टडी कहलाता है। तो सबसे पहला आपका क्या है इसमें कलेक्शन, सबसे पहला क्या है कलेक्शन, यानी कि जो भी आपका एविडेंस है उसको केयरफुली कलेक्ट किया जाता है फ्रॉम द क्राइम सीन से या फिर किसी भी सोर्स से उसको क्या किया जाएगा, कलेक्ट किया जाएगा। लाइक यहाँ पे जो आपकी डिटेल्स है, लाइक कौन सी डेट में कलेक्ट किया गया, कब कलेक्ट किया गया, कहां से डेटा कलेक्ट किया गया, ठीक है, किसने कलेक्ट किया, और क्या सारी चीज जो है ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे रिकॉर्ड की जाती हैं। क्या रिकॉर्ड की जाएंगी, आपको सर कहां से कलेक्ट किया डेटा, कब कलेक्ट किया, किस टाइम पे कलेक्ट किया, कौन सी डेट में कलेक्ट किया, और कलेक्ट करने वाला व्यक्ति कौन था, ये सारी की सारी चीजें रिकॉर्ड की जाती हैं। ये आपका हो गया कलेक्शन। ये आपका क्या हो गया कलेक्शन। सबसे पहले हमने डेटा को कलेक्ट कर लिया। कलेक्ट करने के बाद से अब हमने क्या किया, उस डेटा को पैक किया, डेटा को पूरी तरीके से सील कर दिया, यानी कि एविडेंस इज प्लेस्ड अ सिक्योर बैग और कंटेनर, यानी कि उस सबूत को उस एविडेंस को मैंने क्या किया, एक सिक्योर बैग में या फिर किसी प्रकार के कंटेनर में, किसी प्रकार के बॉक्स में मैंने उसको क्या किया, सुरक्षित रख दिया। सील आर अप्लाइड टू प्रिवेंट टेम्परिंग, यानी कि इसके साथ में इस एविडेंस के साथ में कोई छेड़छाड़ ना कर पाए, उसके लिए क्या किया जाता है भैया, एक मुहर लगा दी जाती है। मुहर लगा दी जाती है, अगर कोई भी उस एविडेंस के साथ में छेड़छाड़ करेगा तो मुहर जो है वहां से हट जाएगी, मुहर जो है टूटा हुआ दिखेगा या फिर मुहर जो है आपका हटा हुआ वहां से दिखेगा, तो पता चल जाएगा कि इस साथ में छेड़छाड़ किया गया है, यानी कि पूरी तरीके से उसको सील कर दिया जाता है। ठीक है, मुहर लगा दी जाती है। तीसरा लेबलिंग टैगिंग, अब उसमें क्या किया जाएगा, टैग कर दिया जाएगा कि ईच आइटम इज लेबल्ड विथ केस नंबर। जितने भी आइटम्स वहां से आपको प्राप्त हुए हैं सैंपल में, अब उसको क्या किया जाता है, केस नंबर के साथ में उसको लेबल कर दिया जाता है। ओके, यानी कि उस पर टैग लगा दिया जाता है। कलेक्टर्स नेम, उसमें दिखाया जाता है कि इस आइटम को इसने कलेक्ट किया था, इस डेट में कलेक्ट किया था, और इस आइटम के अंदर ये चीजें हैं। ठीक है, प्रॉपर डिस्क्रिप्शन के साथ में उसमें लेबल या फिर टैगिंग कर दी जाती है। लेबल या फिर टैगिंग करने के बाद से अब उसको क्या किया जाएगा, उसको ट्रांसपोर्टेशन किया जाएगा, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसको ले जाया जाएगा। ठीक है, तो एविडेंस इज सेफली ट्रांसपोर्टेड, जो आपका साक्ष्य है, जो भी आपका एविडेंस है, जो भी आपका सबूत है, उसको क्या किया जाएगा, सेफली यानी कि सुरक्षित ट्रांसपोर्ट किया जाएगा टू द फॉरेंसिक लैब और स्टोरेज, उसको स्टोरेज में, वो स्टोरेज तक या फिर फॉरेंसिक लैब तक उस एविडेंस को पूरी तरीके से सुरक्षित तरीके से ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। देन हैंडलिंग ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट इज डॉक्यूमेंटेड, यानी कि अब उस ट्रांसपोर्ट के दौरान, ट्रांसपोर्ट में यानी कि अगर कोई व्हीकल चला रहा है, गाड़ी चला रहा है, तो गाड़ी कौन चला रहा है, वो ट्रांसपोर्ट क्या कहीं रुका हुआ है, वो कहीं उसको आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, 10 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए क्या कहीं रुका वो ट्रांसपोर्ट, ठीक है, या फिर इस व्यक्ति से इस व्यक्ति के द्वारा ट्रांसपोर्ट को पास किया गया, ठीक है, वो सारी की सारी चीजें जो है वहां पे हैंडलिंग, जितनी भी चीजें वहां पे हैंडलिंग हुई उस ड्यूरिंग रिपोर्ट और ड्यूरिंग आपका ट्रांसपोर्ट के दौरान जो भी आपकी हैंडलिंग हुई है उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है, उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है। ओके, चौथा हो गया ट्रांसपोर्टेशन। देन इसके बाद से आपका आता है स्टोरेज या फिर प्रिजर्वेशन। ठीक है, स्टोरेज या फिर प्रिजर्वेशन का मतलब क्या है, अब जो आपका डॉक्यूमेंट था, जो भी आपका एविडेंस था, प्रॉपर तरीके से एक सिक्योर लोकेशन पे पहुंचा दिया गया है। ठीक है, एविडेंस इज स्टोर्ड इन सिक्योर लोकेशन, एविडेंस को स्टोर कर दिया गया। एक्सेस इज लिमिटेड एंड लॉक्ड, यानी कि जो भी उस स्टोरेज को ओपन कर सकता है, चेक कर सकता है, वो क्या होता है, वो लिमिटेड होता है, लॉक्ड होता है। हर एक की जानकारी लिखी जाती है कि भैया इस व्यक्ति ने इस एविडेंस को एक्सेस किया था। ठीक है, हर एक तरह की जानकारी यहाँ पे दिखाई जाती है।
देन इसके बाद से आता है एनालिसिस यानी कि एग्जामिनेशन। अब उस एविडेंस को एग्जामिन किया जाएगा, चेक किया जाएगा, एनालाइज किया जाएगा बाय ऑथराइज्ड पर्सनल। ठीक है, कहती है कि किसी भी ऑथराइज्ड व्यक्ति के द्वारा उस एविडेंस को क्या किया जाएगा, एग्जामिन किया जाएगा। ऑल एक्शंस आर डॉक्यूमेंटेड, जितनी भी चीजें वहां पे की जाएगी हर एक छोटी सी जानकारी भी वहां पे लिखी जाती है, नोट की जाती है। फिर इसके बाद से प्रेजेंटेशन इन कोर्ट। प्रेजेंटेशन इन कोर्ट का मतलब क्या है, जो भी आपको एविडेंस मिला उस एविडेंस से आपको क्या आपने कंक्लूजन निकाला, उस एविडेंस को क्या किया जाता है, देन एविडेंस इज प्रेजेंटेड इन द कोर्ट अलोंग विथ द चेन ऑफ कस्टडी कोर्ट्स। यानी कि जो भी आपका एविडेंस था उस एविडेंस को कोर्ट में पेश किया जाएगा, और कोर्ट में जो पेश किया जाएगा सिर्फ सबूत ही पेश नहीं किया जाएगा, सिर्फ एविडेंस ही पेश नहीं किया जाएगा, उस चेन ऑफ कस्टडी भी, उसकी चेन ऑफ कस्टडी रिकॉर्ड्स भी आपके कोर्ट में पेश किए जाते हैं, भाई किस व्यक्ति ने कलेक्ट किया, फिर यहाँ से यहाँ ऐसी ऐसी चीजें हुई, देन यहाँ से जो है यहाँ तक ऐसे सबूत इकट्ठा किया गया, यानी कि पूरी तरीके से एग्जामिन किया गया, इस व्यक्ति ने एग्जामिन किया, कब एग्जामिन किया, कैसे एग्जामिन किया, हर एक चीज डिटेल रिपोर्ट में होती है। ये किस लिए की जाती है, ताकि इसकी इंटीग्रिटी प्रूव हो। इंटीग्रिटी प्रूव करने का मतलब क्या है, इसकी इंटीग्रिटी प्रूव हो इसलिए की जाती है सारी की सारी चीजें जो है रिकॉर्ड। अब इंटीग्रिटी का मतलब क्या है, इंटीग्रिटी का मतलब देखो हिंदी में तो ऐसे कहते हैं अखंडता, क्या कहते हैं, अखंडता कहते हैं। अखंडता का मतलब क्या है, इसके भैया इसकी ओरिजिनलिटी के साथ में किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ नहीं की, डॉक्यूमेंट को ना तो बदला है, ना तो किसी ने टेम्परिंग की है, कोई छेड़छाड़ की है, ना तो किसी से हटाई है। तो ये सारी चीजें अगर हुई है तो देखते हैं उसकी बनी हुई है। तो इसे एविडेंस की प्रूव करने के लिए क्या किया जाता है, आपको चेन ऑफ कस्टडी रिकॉर्ड्स को कोर्ट में किया जाता है। ठीक है, सारी चीजें समझ में आई। तो आई होप आपको जो है यहाँ पे चेन ऑफ कस्टडी पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा कि क्या होता है चेन ऑफ कस्टडी। सिंपल लाइन में आप बता सकते हो सर कि जो हमारा एविडेंस है, एविडेंस को कलेक्ट करने से लेकर के कोर्ट में पेश करने तक का जो प्रोसेस होता है उसी ऑफ कस्टडी कहते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से प्रोसेस हैं, सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, आप अपने एग्जाम में अच्छे से लिख के आ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक है नेटवर्क फॉरेंसिक्स। अब भैया जैसे ईमेल था, ईमेल फॉरेंसिक्स था, तो हम ईमेल की जांच करते थे, ईमेल की एग्जामिन करते थे। अब यहाँ पे क्या भैया, अब यहाँ पे है नेटवर्क फॉरेंसिक्स। नेटवर्क फॉरेंसिक्स का मतलब क्या है, अब यहाँ पे चेक की जाएगी नेटवर्क। यहाँ पे क्या चेक किया जाएगा, नेटवर्क चेक किया जाएगा भैया, नेटवर्क। ठीक है, तो नेटवर्क फॉरेंसिक्स मीन कलेक्टिंग से एनालाइजिंग डेटा फ्रॉम अ कंप्यूटर नेटवर्क, यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क से डेटा को कैसे कलेक्ट किया गया है, सीक्रेट किया गया है, उसको एनालाइज करने का पूरा जो प्रोसेस होता है, पूरा का पूरा जो होता है, उसी का मतलब हम क्या, वही हमारा नेटवर्क फॉरेंसिक्स कहलाता है। तो नेटवर्क फॉरेंसिक्स मींस मतलब होता है कलेक्टिंग सेविंग एनालाइजिंग डेटा, डेटा को कलेक्ट करना, डेटा को सेव करना, डेटा को एनालाइज करना फ्रॉम अ कंप्यूटर नेटवर्क, किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क से। इट हेल्प्स टू फाइंड द सिक्योर ऑफ सिक्योरिटी अटैक। जो हमारा नेटवर्क फॉरेंसिक्स होता है, इट हेल्प्स टू फाइंड्स, क्या फाइंड करने में हेल्प करता है, तब सर द सोर्स ऑफ सिक्योरिटी अटैक, यानी कि जो सिक्योरिटी अटैक हुआ है भैया कहां से हुआ है, उसका सोर्स क्या है, और अदर नेटवर्क प्रॉब्लम या फिर कोई नेटवर्क प्रॉब्लम है तो उसको भी फाइंड करने में नेटवर्क फॉरेंसिक्स हेल्प करता है। इस नेटवर्क फॉरेंसिक्स में नेटवर्क इवेंट एंड ट्रैफिक, ठीक है, नेटवर्क इवेंट एंड ट्रैफिक आर मॉनिटर्ड, पूरी तरीके से क्या किया जाता है, जो भी नेटवर्क के इवेंट है, जो भी नेटवर्क के आपके ट्रैफिक है, सब कुछ मॉनिटर किया जाता है, सब कुछ निगरानी में रहता है भैया, कि जो मेरा डेटा है, डेटा का पैकेट, एक पैकेट यहाँ से यहाँ तक गुजरा, उस डेटा के पैकेट के साथ में कोई भी छेड़छाड़ी नहीं हुई है। ठीक है, आपको आप सभी को पता है होगा कि जो हमारा डेटा होता है, डेटा हमारा पैकेट्स की फॉर्म में ट्रेवल करता है। ठीक है, तो जो भी हमारा डेटा भैया, उस डेटा को पूरी तरीके से नेटवर्क इवेंट्स को, उस ट्रैफिक को पूरी तरीके से क्या किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है। ठीक है, ओके, देन इसके बाद से इट इज स्पेशल पार्ट्स ऑफ डिजिटल फॉरेंसिक्स। जो हमारा नेटवर्क फॉरेंसिक्स होता है, स्पेशल पार्ट ऑफ क्या होता है, तब डिजिटल फॉरेंसिक्स का स्पेशल पार्ट आपका होता है। लाइक नेटवर्क फॉरेंसिक्स कहाँ पे यूज किया जाता है, तो आपको नेटवर्क फॉरेंसिक्स जो हमारा होता है इंफॉर्मेशन को गैदर करने में, लीगल एविडेंस को कोर्ट में पेश करने में, एंड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। ठीक है, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम का मतलब क्या है कि कोई भी अनऑथराइज्ड तरीके का वहां पे एक्सेस हुआ है तो उसको पता करने में हम जो है नेटवर्क फॉरेंसिक्स का यूज करते हैं। ओके, नेटवर्क फॉरेंसिक्स कहाँ किस लिए यूज होता है, तो आपको इंफॉर्मेशन को गैदर करने में, लीगल एविडेंस इन कोर्ट केसेज, यानी कि कोर्ट केसेज में लीगल एविडेंस को प्राप्त करने के लिए, या फिर इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम में, यानी कि किसी प्रकार के अनऑथराइज्ड एक्सेस में को प्राप्त करने के लिए नेटवर्क फॉरेंसिक्स का यूज करते हैं। ठीक, देन ये जो आपका नेटवर्क फॉरेंसिक्स होता है, इसके कुछ की कंपोनेंट्स होते हैं। लाइक सबसे पहले डेटा को कैप्चर किया जाता है। मैंने आपसे बोला ना कि हर एक चीज मैंने आपसे क्या बोला था कि नेटवर्क इवेंट्स एंड
ट्रैफिक को पूरी तरीके से मॉनिटर किया जाता है। तो अब इसके अंदर क्या क्या आएंगे, इस नेटवर्क इवेंट और ट्रैफिक में क्या क्या मॉनिटर किया जाता है। तो सबसे पहले मॉनिटरिंग की जाती है भैया इस डेटा पैकेट्स को। ओके, यानी कि इनिशियल स्टेप इन नेटवर्क फॉरेंसिक्स, तो आपका इनिशियल स्टेप प्रारंभिक स्टेप्स होता है नेटवर्क फॉरेंसिक्स में, इन्वॉल्व कैप्चरिंग नेटवर्क पैकेट्स, यानी कि डेटा के पैकेट्स को कैप्चर करना शामिल होता है। एंड ट्रैफिक डेटा, एंड ट्रैफिक डेटा यूज वेरियस टूल्स, ठीक है, यानी कि उसके नेटवर्क कैप्चरिंग नेटवर्क पैकेट्स को कैप्चर करना एंड ट्रैफिक डेटा को कैप्चर करना जो है इसका मेन इनिशियल स्टेप्स, या फिर कह सकते हैं कि इसकी प्रारंभिक स्टेप्स होती है। अब ध्यान से देखो इसमें क्या होता है, यूजिंग वेरियस टूल्स, हम क्या करते हैं इस डेटा को कैप्चर करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के टूल्स का यूज करते हैं, लाइक वायर शार्क टूल हो गया, टीसीपी डंप आपका टूल हो गया, या फिर नेटवर्क टैप्स आपके टूल्स हो गए। तो डिफरेंट टाइप्स के टूल्स का यूज करते हैं इस जो हमारे डेटा है उस डेटा को कैप्चर डेटा नेटवर्क को कैप्चर करने के लिए, ट्रैप करने के लिए, या फिर उसको जो है ट्रैफिक डेटा को कैप्चर करने के लिए हम डिफरेंट टाइप्स के टूल्स का यूज करते हैं, लाइक वायर शार्क, टीसीपी डंप, या फिर आपका हो गया नेटवर्क टैप्स। दूसरा डेटा एनालिसिस करते हैं। डेटा एनालिसिस का मतलब क्या है कि आफ्टर कैप्चरिंग डेटा, मान लो मैंने डेटा को कैप्चर कर लिया, डेटा को पकड़ लिया भैया, डेटा को कैप्चर करने के बाद से एनालिस्ट्स रिव्यू एंड इंटरप्रेट द इंफॉर्मेशन। एनालिस्ट जो होते हैं भैया, जो आपके वैज्ञानिक होते हैं, चीजों को विश्लेषण करने वाले लोग होते हैं, चीजों को चेक करने वाले लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, रिव्यू एंड इंटरप्रेट द इंफॉर्मेशन। वो इंफॉर्मेशन को रिव्यू करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, उसको निकालने की कोशिश करेंगे इंफॉर्मेशन को। दिस स्टेप कैन इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग एनोमलीज। इस स्टेप्स में हम क्या पता करते हैं, इस स्टेप्स में ये पता करते हैं कि क्या इसमें किसी प्रकार का एनोमलीज पाया गया है, क्या इसमें किसी प्रकार का क्या कोई एनोमलीज पाया गया है क्या, या फिर किसी प्रकार का कोई भी यहाँ पे रिकंस्ट्रक्टिंग सेशन पाया गया है, या फिर किसी प्रकार का ट्रैकिंग कम्युनिकेशन पैटर्न पाया गया है। इन सभी चीजों को यहाँ पे एनालिसिस किया जाता है। क्या क्या एनालिसिस किया जाता है, क्या कोई यहाँ पे एनोमली है, ठीक है, या फिर क्या कोई यहाँ पे कंस्ट्रक्शन सेशंस हैं, रिकंस्ट्रक्शन सेशंस है, या फिर जो है यहाँ पे ट्रैकिंग कम्युनिकेशन पैटर्न्स यहाँ पे क्या बन रहे हैं, पे जाता है। किसके द्वारा आइडेंटिफाई किया जाता है, तो आपको के द्वारा आइडेंटिफाई किया जाता है। ओके, तीसरा स्टेप, तीसरा की कंपोनेंट क्या होता है, स्टोरेज, यानी कि जो भी आपने डेटा को कलेक्ट किया है मस्ट बी स्टोर्ड इन सिक्योरली, ठीक है, उसको अच्छी तरीके से सुरक्षित रूप से सिक्योर किया जाना है। फॉर एनालिसिस एंड पोटेंशियल यूज, उसके संभावित यूज के लिए, या फिर उसको एनालिसिस करने के लिए प्रॉपर तरीके से सेफली जो है उस एविडेंस को सुरक्षित स्टोर किया जाना चाहिए। दिस रिक्वायर्स रोबस्ट स्टोरेज सॉल्यूशंस, ये जो आपका ये जो आपकी रिक्वायरमेंट है, दिस रिक्वायर्स, इसके लिए क्या जरूरत है, इसके लिए रोबस्ट स्टोरेज सॉल्यूशन की जरूरत है टू हैंडल लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा। यानी कि अगर आपके पास में बहुत बड़ा डेटा है, बहुत लार्ज अमाउंट में डेटा है, तो उसको सॉल्व करने के लिए, उसको हैंडल करने के लिए हमें जो है एक प्रकार के रोबस्ट स्टोरेज सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे आपकी होती है। चौथा कंपोनेंट है कोरिलेशन, ठीक है, कोरिलेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन। कोरिलेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है कि जो आपके एनालिसिस्ट होते हैं वो कोरिलेट डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज टू रिकंस्ट्रक्ट इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस। वो क्या करते हैं कि ट्रांजेक्शन्स को, या फिर रिकंस्ट्रक्ट इवेंट को, या फिर डिफरेंट जो आपके सोर्सेज होते हैं वहां से डेटा को कोरिलेट करने के लिए वही क्या करते हैं, तो आपको से वो डेटा को कोरिलेट करते हैं, ठीक है। एनालिसिस क्या करते हैं, कोरिलेटेड डेटा को कोरिलेट करते हैं फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, डिफरेंट प्रकार के सोर्सेज से, टू रिकंस्ट्रक्ट इवेंट, उस इवेंट्स को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए भैया क्या चीज कैसे कैसे हुआ था उसको दोबारा से बनाते हैं उस इवेंट्स को, और जो है उस ट्रांजेक्शन को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या करते हैं, उस डिफरेंट सोर्सेज को क्या करते हैं, कोरिलेट करते हैं, एनालाइज करते हैं। दिस कैन हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग्स, ये जो आपका मेथड होता है, ठीक है, ये जो आपका मेथड होता है, दिस कैन हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज दैट अकर्ड ड्यूरिंग एन इंसिडेंट्स। मान के चलो कोई भी घटना हुआ है, कोई भी आपका जो है यहाँ पे साइबर क्राइम हुआ है, उस साइबर क्राइम को पूरी तरीके से समझने के लिए ये क्या करता है भैया, सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज को समझाता है, यानी कि सबसे पहले क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, ये चीज समझने में पूरी तरीके से हेल्प करता है हमारी ये। ओके, ठीक है। पांचवा कंपोनेंट क्या होता है, रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग का मतलब क्या है कि जो कुछ भी आपको एनालिस्ट ने जो कुछ भी पाया, जो कुछ भी सबूत इकट्ठा किया भैया, जो कुछ भी उन्होंने कंक्लूजन निकाला, आर कंपाइल्ड इनटू रिपोर्ट्स, उस रिपोर्ट्स में क्या किया जाता है, बताया जाता है, रिपोर्ट में कंपाइल किया जाता है, ये बताया जाता है हर एक चीज को, दैट कैन बी यूज्ड, यानी कि अब वो जो रिपोर्ट है दैट कैन बी यूज्ड फॉर इंसिडेंट रिस्पांस, ठीक है, इंसिडेंट रिस्पांस में यानी कि तुरंत के तुरंत कार्रवाई करने में, तुरंत के तुरंत रिस्पांस करने में यूज किया जा सकता है, लीगल प्रोसीडिंग्स यानी कि कानूनी कार्यवाही के लिए यूज किया जा सकता है, और सिक्योरिटी इंप्रूवमेंट्स के लिए भी उस रिपोर्ट्स को, उस कंक्लूजन को यूज किया जा सकता है। ठीक, आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई होंगी।
देखो मैंने यहाँ पे आपको 4-5 कंपोनेंट्स बताए नेटवर्क फॉरेंसिक्स के, जो कि आपको याद रखनी है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि डेटा को कैप्चर किया जाएगा, फिर डेटा को एनालिसिस किया जाएगा। डेटा को एनालिसिस करने के बाद से मैंने आपको बताया उसको स्टोर किया जाएगा। स्टोर करने के बाद से वहाँ पे जो है सारी की सारी चीजें जो है एक तरीके से माइंड मैप तैयार किया जाएगा कि भैया क्या चीज पहले कैसे कैसे हुआ था, रिकंस्ट्रक्ट उसको वहाँ पे किया जाएगा। रिकंस्ट्रक्ट करने के बाद से जो कुछ भी हमें यहाँ पे पता चला, हम उसको एक प्रॉपर रिपोर्ट बनाएंगे। उस प्रॉपर रिपोर्ट बनाने के साथ साथ हम उस प्रॉपर रिपोर्ट को क्या कर सकते हैं, कोई भी घटना हुआ है तो उसको तुरंत तुरंत वहाँ पे कार्रवाई के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर कानूनी कार्रवाई के लिए वहाँ पे यूज कर सकते हैं, तुरंत तुरंत रिएक्शंस देने के लिए वहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, या फिर जो है सिक्योरिटी इंप्रूवमेंट्स के लिए वो यूज कर सकते हैं। ओके, क्लियर है यहाँ पे सारी चीजें। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका आता है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ नेटवर्क फॉरेंसिक्स, यानी कि कौन से टूल्स और टेक्निक्स का यूज किया जाता है नेटवर्क फॉरेंसिक्स पे। ठीक है, यानी कि ऐसा भी कह सकते हो कि जो आपके नेटवर्क फॉरेंसिक्स होते हैं उसके कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स आपके वहाँ पे होते हैं। सबसे पहला पैकेट स्निफर्स। सबसे पहले टूल्स और टाइप टूल्स की बात करते हैं। सबसे पहले टूल्स की बात करते हैं। मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे डेटा होता है उसको कैप्चर करते हैं। उस डेटा को कैप्चर करने के लिए हमारे पास में कौन सा टूल होता है, तो आपको उसकी हमारा होता है पैकेट स्निफर्स। ठीक है, क्या होता है, पैकेट स्निफर्स होता है। ये क्या करता है, ये जो पैकेट स्निफर्स में आपके होते हैं, लाइक आपके वायर शार्प हो गए, टीसीपी डंप हो गया, ये क्या करता है, ये आपके जो पैकेट्स होते हैं, ठीक है, जो आपका डेटा का पैकेट्स होता है, इस पैकेट्स को क्या करता है, इस पैकेट्स को कैप्चर करता है, उसको एनालाइज करने का काम करता है। दूसरा टूल जो हमारा होता है नेटवर्क इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, यानी कि एनआईडीएस। एनआईडीएस क्या करता है, कोई भी अनऑथराइज एक्सेस अगर आपका हुआ है, कोई भी अनऑथराइज एक्सेस हुआ है, कोई किसी प्रकार कोई मलिशियस एक्टिविटी वहां पे परफॉर्म की हुई है, या फिर दिख रहा है कोई भी मलिशियस एक्टिविटी, उसको मॉनिटर करने का, मॉनिटरिंग नेटवर्क ट्रैफिक, तो उस नेटवर्क ट्रैफिक को क्या करता है, पूरी तरीके से मॉनिटर करता है। ओके, तीसरा हमारे पास में क्या होता है, तीसरा हमारे पास में होता है फ्लो एनालिसिस। फ्लो एनालिसिस में क्या होता है कि कुछ ऐसी टेक्निक्स का यूज करते हैं, लाइक जैसे कि आपका नेट फ्लो हो गया, ठीक है, एस फ्लो आपका हो गया, नेट फ्ले और एस फ्लो टेक्निक्स का हम इस तरीके से यूज करते हैं कि कलेक्ट एंड एनालाइज फ्लो डेटा टू आइडेंटिफाई ट्रैफिक पैटर्न्स एंड एनोमलीज। ठीक है, यानी कि जो हमारा डेटा एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहा है, क्या वो प्रॉपर सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है, प्रॉपर पैटर्न को फॉलो कर रहा है, क्या उसमें किसी प्रकार कोई एनोमलीज तो नहीं पाई जा रही भैया, क्या इस पे किसी प्रकार कोई एनोमलीज तो नहीं पाई जा रही है, तो इसको क्या करते हैं, इसको कलेक्ट करता है डेटा को, उसको एनालाइज करने का काम जो है पूरी करता है। यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि डेटा के फ्लो को एनालिसिस करने का काम वो करता है। तो इसके लिए कौन सा टूल्स यूज करते हैं, सपोज नेट फ्लो या फिर कह सकते हैं एस फ्लो जो है टेक्निक का यूज करते हैं, टूल्स एंड टेक्निक का यहाँ पे यूज करते हैं। देन इसके बाद से जो लॉग एनालिसिस होता है, लॉग एनालिसिस का भी यूज किया जाता है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, जो भी आपका लॉग है, लॉग कहने का मतलब क्या है कि लॉग्स फ्रॉम फायरवॉल्स, फायरवॉल के थ्रू लॉग, राउटर का लॉग, या फिर कह सकते हैं अदर नेटवर्क डिवाइसेस का लॉग, ठीक है, उसको क्या किया जाता है, ये एग्जामिन किया जाता है, यानी कि उसको जांच पड़ताल की जाती है टू गैदर एविडेंस एंड साइट्स। ठीक है, यानी कि सबूत को प्राप्त करने के लिए, राइट, यानी कि दृश्य प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है, जो भी लॉग्स हमारे थे, जो भी एक्टिविटी परफॉर्म किया गया था, उसको क्या किया जाता है, किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारे जो नेटवर्क फॉरेंसिक्स है, नेटवर्क फॉरेंसिक्स में कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स यूज किया जाता है। पहला टूल्स जो आपका टेक्निक्स हो गया दैट इज पैकेट स्निफर्स। पैकेट स्निफर्स में हम यूज कर सकते हैं वायर साथ और टीसीपी डंप का। दूसरा मैंने आपको बोला कि हम एनआईडीएस का यूज करते हैं, नेटवर्क इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम का यूज करते हैं, ये किसी प्रकार के अनऑथराइज्ड एक्सेस को मॉनिटर करके देता है। तीसरा मैंने आपको बताया हम फ्लो के एनालिसिस करते हैं, फ्लो के एनालिसिस करने के लिए एस फ्लो एंड जो है नेट फ्लो जैसे टेक्निक्स का वहाँ पे हम यूज करते हैं। फिर इसके बाद से मैंने बताया कि हम जो है लॉग एनालिसिस भी करते हैं। लॉग एनालिसिस पे हम सर्वर का एनालिसिस, राउटर का एनालिसिस, और इसके अलावा कोई भी हमारा जो है अदर कंप्यूटर नेटवर्क है, उसे सभी कंप्यूटर नेटवर्क का हम हर एक प्रकार की एक्टिविटी को वहाँ पे एनालिसिस करते हैं। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट आपका आता है चैलेंजेस इन नेटवर्क फॉरेंसिक्स। नेटवर्क फॉरेंसिक्स में कौन कौन से चैलेंज, कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है भैया। तो सबसे पहला भैया वॉल्यूम ऑफ डेटा। अब जब भी हम नेटवर्क फॉरेंसिक्स की बात करते हैं, मान चलो अगर छोटा मोटा डेटा है, थोड़ा बहुत डेटा है, तो एक बार को चलो हम एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन मान चलो अगर बहुत बड़ा डेटा है, लाखों की संख्या, करोड़ों की संख्या में डेटा है, कैसे एनालिसिस करेंगे, करने में प्रॉब्लम आएगा ना। तो सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है, वॉल्यूम ऑफ डेटा, यानी कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। तो शेयर अमाउंट ऑफ डेटा जनरेटेड ऑन नेटवर्क, ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि द शीर अमाउंट्स ऑफ डेटा जनरेटेड ऑन नेटवर्क, नेटवर्क में बहुत बहुत बड़ा मात्रा में डेटा आपका जनरेट होता है, कैन बी ओवरवेलमिंग। ठीक है, यानी कि ओवरलोड हो रहा होता है भैया, मेकिंग इफेक्टिवनेस एनालिसिस चैलेंजिंग, यानी कि उसकी इफेक्टिवनेस को, कहने का मतलब क्या है कि जब बहुत बड़ी अमाउंट में डेटा एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहा होता है, ओवरवेलमिंग हो रहा होता है, यानी कि पूरी तरह से ओवरलोड हो रहा होता है, मेकिंग इफेक्टिवनेस एनालिसिस चैलेंजिंग, यानी कि हम जो है उस इफेक्टिव नहीं, उसको एक तरीके से हम जो जांच कर रहे हैं उसके इफेक्टिव एनालिसिस को पूरी तरीके से क्या बना देता है, ये चैलेंजिंग बना देता है, यानी कि एक तरीके से परेशानी का सबक बना देता है। ओके, दूसरा होता है इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन
इंक्रिप्शन, इंक्रिप्शन का मतलब क्या है? एन्क्रिप्टेड ट्रैफिक कैन बी डिफिकल्ट टू एनालाइज विदाउट प्रॉपर डिक्रिप्शन मेथड और कीज। मान चलो हम डेटा सेंड कर रहे हैं, डेटा को एक प्रकार से इंक्रिप्टेड डेटा को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे सेंड कर रहे हैं, तो हमारा इंक्रिप्टेड डेटा होता है वो नेटवर्क में उसको फाइंड करना, उसको एनालाइज करना बहुत ज्यादा हार्ड होता है। ओके, तो इंक्रिप्टेड ट्रैफिक जो हमारा इंक्रिप्टेड डेटा है कैन बी डिफिकल्ट टू एनालाइज, एनालाइज करने में बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है, उसको डिफिकल्टीज हो सकती है विदाउट प्रॉपर डिक्रिप्शन मेथड और कीज। अगर मेरे पास में प्रॉपर डिक्रिप्शन मेथड नहीं है, मेरे पास में कोई कीज नहीं है उसको डिक्रिप्ट करने के लिए, तो उस नेटवर्क में जो आपका इंक्रिप्टेड डेटा ट्रैफिक जा रहा है नेटवर्क में, उसको एनालाइज करना बहुत बड़ा डिफिकल्टीज हो सकता है। ओके, तीसरा होता है लीगल एंड प्राइवेसी इशू। लीगल एंड प्राइवेसी इशू का मतलब क्या है? कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग नेटवर्क डेटा कैन रेज कंसर्न्स रिगार्डिंग प्राइवेसी एंड लीगल कॉम्प्लियंस। यानी कि मान चलो आप नेटवर्क पे हर एक डेटा को एनालिसिस कर रहे हो, कुछ डेटा ऐसे भी हो सकते हैं जो कि भाई बहुत ज्यादा प्राइवेट हो, कुछ डेटा बहुत ज्यादा प्राइवेट हो सकते हैं। तो अगर आप उस डेटा को, हर एक डेटा को आप जो है पूरी चेक करके भेज रहे हो किस तरह से, तो वहां पे भैया क्या क्या इशू आ सकता है? तो आपको सर वहां पे प्राइवेसी की इशू आ सकती है। आप कहते हैं ना कि हर किसी का जो है, हर किसी को अपनी प्राइवेसी का अधिकार होता है, तो वहां पे संविधान के अकॉर्डिंग हमारा वहां पे क्या जाएगा, तो आपको सर जो है प्राइवेसी का इशू आ सकता है। या फिर लीगल कॉम्प्लियंस, लीगल कॉम्प्लियंस का मतलब एक तरीके से हो सकता है ये कानूनी वहां पे कार्रवाई भी वहां पे हो सकती है, या आपने हमारी डेटा की प्राइवेसी पे तोड़ दी है। देन नेक्स्ट टॉपिक आपका अप्रोचिंग कंप्यूटर फॉरेंसिक्स। यानी कि कहने का मतलब क्या है, जो आपका कंप्यूटर फॉरेंसिक्स से जांच होता है उसको करने का कौन सा तरीका होता है, क्या तरीका है? अप्रोचिंग अ कंप्यूटर फॉरेंसिक्स इन्वेस्टिगेशन। कंप्यूटर फॉरेंसिक्स यानी कि कंप्यूटर की जांच का जो हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं कंप्यूटर फॉरेंसिक्स का, उसका क्या अप्रोच हो सकता है, क्या तरीका हो सकता है, उस चीज को यहाँ पे हम समझने वाले हैं। और ये जो आपका टॉपिक है ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया, ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करना। मैंने आपसे बोला कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रिपरेशन किया जाता है। इसका मतलब क्या है भैया? प्रिपरेशन का मतलब क्या है? सबसे पहले ये डिसाइड किया जाता है कि हमें किस बारे में छानबीन करनी है, हमें किस चीज के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना है। तो सबसे पहले डिसाइड द स्कोप, व्हाट टू इन्वेस्टिगेट, हमें क्या इन्वेस्टिगेट करना है, सबसे पहले इस चीज को डिसाइड कर लो। एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, हमें क्यों इन्वेस्टिगेशन करना है, हमारा गोल क्या है, इसको भी डिसाइड कर लो। मेक श्योर ऑल लीगल परमिशन एंड ऑथराइजेशन आर ऑब्टेन्ड बिफोर द स्टार्टिंग। आप सबसे पहले ये डिसाइड कर लो, ये श्योर कर लो कि जो मैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए जा रहा हूं, क्या उसके लिए मेरे पास में प्रॉपर लीगल परमिशन है, क्या उसके लिए मेरे पास में उस अधिकार है उस चीज को इन्वेस्टिगेट करने का। आप ये सारी चीजें जो है पहले से एक्सेप्ट कर लो, पहले से श्योर कर लो। ठीक है, दूसरा प्रिपरेशन कर लिया आपने पहला। दूसरा क्या कर लो, अब जो है आइडेंटिफाई करो, यानी कि जो भी एविडेंस आप वहां पे कलेक्ट करने के लिए गए हो भैया उसको आइडेंटिफाई करो। यानी कि फाइंड द सोर्स ऑफ डिजिटल एविडेंस, यानी कि जो भी आपके पास में डिजिटल एविडेंस है उसके सोर्स के बारे में पता करो, उसका सोर्स कहाँ पे है। सच एज लाइक आपका कंप्यूटर है, मोबाइल डिवाइसेज है, सर्वर्स है, क्लाउड स्टोरेज है, इन सब का क्या करना है, आपको सोर्स का पता लगाना है। ओके, पता लगा लिया आपने, प्रिपरेशन कर लिया, पता लगा लिया आपने। पता लगाने के बाद से तीसरा जो हमारा काम होता है प्रिजर्वेशन करने का, यानी कि डिजिटल एविडेंस आपको मिल गया। डिजिटल एविडेंस अगर आपको मिल गया तो कीप द एविडेंस सेफ एंड इंटैक्ट, आप उस एविडेंस को क्या करेंगे, सेफ रखेंगे भैया, सेफ सुरक्षित रखेंगे पूरी तरीके से। ऑफन फॉरेंसिक इमेजेस एक्सैक्ट कॉपीज ऑफ डिवाइसेज आर क्रिएटेड तो द ओरिजिनल डेटा इज नॉट चेंज। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि मान लो कई बार जब हम डिजिटल एविडेंस इकट्ठा करने जाते हैं तो वहां पे हम क्या करते हैं, कॉपी क्रिएट, उस हार्ड ड्राइव का कॉपी क्रिएट करेंगे। तो हम ये देखेंगे कि क्या हम जो एग्जैक्ट कॉपी हम वहां पे क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि फॉरेंसिक्स इमेजेस जो ले रहे हैं या फिर जो हम एग्जैक्ट कॉपी वहां पे क्रिएट कर रहे हैं, वो हमारे ओरिजिनल डेटा को चेंज तो नहीं कर रहा, वो हमारे ओरिजिनल डेटा को कर रहा, वो चीज हम यहाँ पे पहले से चेक कर लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अपने जो एविडेंस है उसको पूरी तरीके से सेफ और सुरक्षित रखेंगे, यानी कि सुरक्षित और उसको पूरी तरीके से क्या रखेंगे, सेफ एंड इंटैक्ट रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे। और यहाँ पे देन इसके बाद से हम क्या करेंगे, कलेक्शन। कलेक्शन का मतलब क्या है कि जो भी आपने डिजिटल एविडेंस को गैदर द डिजिटल एविडेंस व्हाइल कीपिंग ओरिजिनल, यानी कि जब आप क्या कर रहे हैं, डेटा को भैया कॉपी कर रहे हैं, ठीक है, आप उसको सेव कर रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, उसको ओरिजिनल रखने की पूरी तरीके से, कॉपी करके ओरिजिनल रखने के उसको जो है पूरी तरीके से प्रयास कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। तो आपको ये याद रखना है कि गैदर द डिजिटल एविडेंस व्हाइल कीपिंग इट सेफ, यानी कि आपको क्या करना है, गैदर डिजिटल एविडेंस, आप डिजिटल एविडेंस को गैदर करो व्हाइल कीपिंग सेफ, यानी कि उसको सेफ रखते हुए, उसको ओरिजिनल रखते हुए आपको क्या करना है, उस डिजिटल एविडेंस को कलेक्ट करना है। देन मेंटेन द चेन ऑफ कस्टडी एंड डॉक्यूमेंट
एक्शंस। आपको क्या करना है, आपको मेंटेन करना है चेन ऑफ कस्टडी। अब ये मत कहना सर चेन ऑफ कस्टडी क्या है, मैंने आपको बोला था कि एविडेंस के कलेक्शन से लेकर के कोर्ट पे पहुंचाने तक का प्रोसेस आपका चेन ऑफ कस्टडी कहलाता है। तो आपको ये याद रखना है कि जो भी हमने डेटा कलेक्ट किया उसमें चेन ऑफ कस्टडी को पूरी तरीके से मेंटेन रखेंगे और उसका प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट बनाएंगे, हर एक एक्शन का, हर एक एक्शन का वहाँ पे डॉक्यूमेंट बनाएंगे। ओके, करेक्शन भी हमारा हो गया। करेक्शन के बाद में आपका आता है एग्जामिनेशन। देखिए एग्जामिनेशन का मतलब क्या है कि लुक क्लोजली एट द कलेक्टेड डेटा टू फाइंड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आप जो भी आपने एविडेंस कलेक्ट किया है, जो भी आपने एविडेंस कलेक्ट किया है भैया, उसको पूरी तरीके से सावधानी पूर्वक बिल्कुल अच्छे से उसको चेक करो कि उसमें क्या क्या चीजें आपको वहाँ पे मिल रही है। क्या क्या चीजें यहाँ पे इंक्लूड हो सकती है एग्जामिनेशन में। रिकवरिंग डिलीटेड फाइल, क्या आपकी वहाँ पे कोई भी फाइल डिलीट की गई थी, क्या आपने उसको रिकवर कर लिया। चेकिंग फाइल मेटा डेटा, फाइल की मेटा डेटा चेक करो कोई इसका डिवाइस का इन्फॉर्मेशन क्या था, उसका लोकेशन क्या था, टाइमिंग उसकी क्या थी, सारी चीजें आपने चेक कर लिया। एग्जामिन सिस्टम लॉग, सिस्टम की लॉग, सिस्टम की जो एक्टिविटी थी वो आप वहाँ पे चेक कर लो। ये सारी चीजें आपको वहाँ पे चेक करनी होती है, एग्जामिन करनी होती है, जांच करनी होती है। फिर एनालिसिस, स्टडी एंड इंटरप्रेट द फाइंडिंग्स टू, यानी कि आपको क्या करना है, जो भी आपको फाइंडिंग्स वहां पे मिली, जो भी आपको कंक्लूजन मिला है, अब आपको क्या करना है, उसको क्या करना है, उसको इंटरप्रेट करके आपको कंक्लूजन निकालना है। ओके, रिकंस्ट्रक्ट इवेंट, आपको क्या करना है, उस इवेंट को, उस घटना को रिकंस्ट्रक्ट करना है, दोबारा से बना करके देखना है कि आपको एनालाइज, उससे आपको आप उससे एनालाइज निकाल सकते हो, एनालाइज कर सकते हो कि अच्छा पहले ये हुआ था, उसके बाद ये हुआ होगा, उससे ये होगा। जैसे आपने साइबर क्राइम वगैरह मूवी वगैरह देखा होगा, तो वहां पे जो पुलिस होती है क्या करती है, उस सीन्स को रिक्रिएट करती है, रिकंस्ट्रक्ट करती है, जिससे पता चल जाता है कि अच्छा पहले अच्छा ये हुआ था, फिर उसके बाद ये हुआ, फिर विक्टिम्स वहां पे भाग के गया या फिर वहां पे भाग के गई, ठीक है, उसके कपड़े वहां पे मिल रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का हम क्या करते हैं, उस इवेंट्स को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं ताकि हमें हर एक स्टेप टू स्टेप पता चल जाए कि अच्छा ये वाली घटना ऐसी हुई थी। आइडेंटिफाई पैटर्न, पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डिस्कवर हिडन डेटा, जो भी आपका हिडन डेटा है उसको डिस्कवर कर लेते हैं। यूजुअली रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड टू एक्सपर्टीज, ठीक है, यानी कि हम क्या करते हैं भैया, अगर हमें इन चीजों को निकालना है, अभी इन सभी चीजों को निकालना है, तो क्या चाहिए, साइड टूल से चाहिए और एक्सपर्टीज चाहिए। वैसा नहीं कोई भी एक तरीके से न्यू बोर्न, ठीक है, न्यू बोर्न एम्प्लॉई है, ठीक है, न्यू बोर्न एम्प्लॉय मतलब नया नया ज्वाइनिंग एम्प्लॉई है, वो सारी चीज जो है उसके पास एक्सपर्टीज नहीं है, वो सारे के सारे ऐसे काम परफॉर्म करके दे देगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसके लिए प्रॉपर एक्सपर्टीज होने को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए उस पैटर्न को आपके पास में एक प्रॉपर एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। ये भी आप उस चीज को वहां पे एनालिसिस कर सकते हो। अब मान चलो आपने सब कुछ एनालिसिस कर लिया, सारा का सारा आपने निकाल लिया, अब क्या करोगे, रिपोर्ट तैयार करोगे। राइट अ डिटेल एंड रिपोर्ट ऑफ द फाइंडिंग्स, जो कुछ भी आपको मिला है आप उसके लिए प्रॉपर रिपोर्ट बनाओगे। उसमें क्या क्या लिखोगे, मेथड्स यूज, आपने कौन सा मेथड का यूज किया, आपने कौन से एविडेंस आपको मिले, एंड उसका आपने क्या कंक्लूजन निकाला। उस रिपोर्ट्स में ये तीनों की आप वहाँ पे आपको वहाँ पे लिखनी होती है। ओके, तो जनरली यहाँ पे ये मैंने आपको बताया अप्रोचिंग कंप्यूटर फॉरेंसिक्स इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन को कंप्यूटर फॉरेंसिक्स इन्वेस्टिगेशन को करने का एक तरीके से क्या तरीका होता है, क्या अप्रोच होता है, क्या अप्रोच फॉलो करने होते हैं, ये चीज मैंने आपको बता दी कि सबसे पहले प्रिपरेशन करने होते हैं, फिर आइडेंटिफिकेशन करने होते हैं, आइडेंटिफिकेशन के बाद से प्रिजर्वेशन करना होता है, जो भी एविडेंस हमें प्राप्त हुआ है, देन कलेक्शन करना होता है बिल्कुल अच्छे तरीके से, देन उसके बाद से एग्जामिन करना होता है, फिर उसके बाद से अब अच्छा कोई बच्चा ऐसा तो नहीं सोच रहा है कि सर अगर हम पहले ही डॉक्यूमेंट का प्रिजर्व कर लेंगे तो फिर कलेक्शन कैसे करेंगे। प्रिजर्वेशन का मतलब क्या है कि जो कुछ भी मान चलो मुझे सबूत दिख गया, भैया ये सबूत है, ये उसके बाल हो सकते हैं या फिर उसके यहाँ पे सलाइवा हो सकती है, उसकी ब्लड है, वो मुझे सबूत दिख गया, तो उस सबूत को क्या करेगा, प्रिजर्व करूंगा ताकि उस सबूत को कोई नष्ट ना कर पाए। आपने देखा होगा मूवी वगैरह में जब आप देखते हो कोई भी इंसिडेंट होता है, कोई भी इंसिडेंट होता है जहाँ पे घटना घटती है, वहाँ पे क्या कहता है, एक चारों तरफ से येलो येलो पट्टी कर इस तरीके से बांध देते हैं ताकि उसके अंदर कोई व्यक्ति ना जा पाए। क्यों ऐसा करते हैं, ताकि जो हमारा एविडेंस वहाँ पे है वो एविडेंस हमारा बर्बाद ना हो। तो इसके लिए क्या कहते हैं, उस एविडेंस को पूरी तरह से पहले प्रिजर्व कर दें ताकि कोई इस एविडेंस को नष्ट ना कर पाए, ठीक है। तो हमने प्रिजर्व कर लिया, प्रिजर्व करने के बाद से अब क्या करेंगे, हम उस एविडेंस को कलेक्ट करते हैं। वैसे समझ लेना, पहले हमें एविडेंस मिल गया, एविडेंस मिलने के बाद से हमने उसको प्रिजर्व कर लिया, प्रिजर्व करने के बाद से हम उसको दोबारा से कैसे कलेक्ट कर रहे हैं, हाँ? क्या करते हैं, उस एविडेंस को बचाने की कोशिश करते हैं कि कोई नष्ट ना कर दे, एविडेंस कोई मिटा ना दे, ठीक है। प्रिजर्व कर लिया उस एविडेंस को, अब हम उस एविडेंस को क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। ओके, कलेक्ट करने के बाद से क्या करेंगे, उसको एग्जामिन करेंगे, चेक करेंगे, चेक करने के बाद से हम उसको एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस करने के बाद से जो कुछ भी मुझे मिला है भैया उसका रिपोर्ट तैयार करेंगे। रिपोर्ट में हम ये लिखेंगे कि हमने कौन कौन से मेथड का यूज किया, हमने कौन कौन से एविडेंस मिले और उसके बाद में हमने क्या उसका कंक्लूजन निकाला है। ओके, ये सारी चीजें हमें जनरली लिखनी होती है। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है आपका सोशल नेटवर्किंग साइट। सोशल नेटवर्किंग साइट का मतलब क्या भैया, सोशल नेटवर्किंग साइट
इज अ प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म होता है वेयर यूजर्स कैन क्रिएट प्रोफाइल्स, जहां पे यूजर्स अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं, कनेक्ट विथ अदर्स, दूसरों के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं, एंड शेयर कंटेंट, अपने कंटेंट को शेयर कर सकते हैं। कौन से कंटेंट को शेयर कर सकते हैं? लाइक टेक्स्ट अपडेट करना हुआ, फोटोज अपलोड करना हुआ, या फोटो अपडेट करना हुआ, वीडियो अपलोड करना हुआ, तो ये सारी कंटेंट्स को क्या कर सकते हैं भैया? शेयर कर सकते हैं। तो आप ये कह सकते हो सर सोशल नेटवर्क साइट का मतलब ऐसा हो गया सर एक प्रकार का प्लेटफॉर्म, एक प्रकार का प्लेटफॉर्म जहाँ पे यूजर एक दूसरे को एक दूसरे को सारी चीजें शेयर कर सकें, लाइक इमेज, वीडियो, टेक्स्ट वगैरह शेयर कर सकें, वो हमारा सोशल नेटवर्क साइट होता है। ओके, इच साइट, ये साइट आखिरकार करते क्या है भैया? ये साइट अलाउ ऑनलाइन इंटरेक्शन, ऑनलाइन इंटरेक्शन को अलाउ करते हैं। ठीक है, ऑनलाइन आप बातचीत कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, इंटरेक्शन कर सकते हैं, एंड नेटवर्किंग बिटवीन इंडिविजुअल और ग्रुप्स, यानी कि आप अकेले हो चाहे आप ग्रुप्स में हो, ठीक है, आपको पूरी तरीके से अलाउ करता है कि आप भैया एक दूसरे को जानो, पहचानो, इंटरेक्ट करो, बातें करो, सब कुछ आप यहाँ पे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक आपका फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, ट्विटर का हालांकि नाम एक्स हो गया है, ठीक है, फेसबुक हो गया, एक्स हो गया, ठीक है, एक्स हो गया, लिंक्डइन हो गया आपका, तो आपका तो वैसे ही कहोगे सर फेसबुक का भी तो नाम चेंज हो गया मेटा, है ना, आपका मेटा हो गया, मेटा हो गया, ट्विटर हो गया यानी कि एक्स हो गया आपका, लिंक्डइन हो गया, एंड इंस्टाग्राम हो गए, ठीक है, ये सारे आपकी क्या है? तो आपको सर ये सारे हमारे जो है सर सोशल नेटवर्किंग साइट्स कहलाते हैं, यानी कि ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे यूजर एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ में कंटेंट्स वगैरह शेयर कर सकते हैं। ओके, अब इस सोशल नेटवर्किंग साइट्स के लिए कुछ सिक्योरिटी थ्रेट्स भी होते हैं, यानी कि कुछ खतरे भी होते हैं जब आप इस सोशल नेटवर्किंग साइट्स को यूज कर रहे होते हैं। तो क्या खतरे होते हैं? सबसे पहले आपको होता है फिशिंग। क्या होता है? फिशिंग। फिशिंग का जनरली मतलब होता है कि आपके पास में कोई फेक मैसेज या फिर कोई भी फेक प्रोफाइल के द्वारा आपको ट्रिक करते हैं। क्या कहते हैं? ट्रिक पीपुल इनटू गिविंग पासवर्ड्स और बैंक डिटेल्स। कहने का मतलब क्या है कि आपके पास में कोई फेक मैसेज किया जाएगा कि भैया हम तो इस बैंक से बोल रहे हैं, लेकिन होगा कोई फ्रॉड। होगा क्या? तो आपको होगा कोई फ्रॉड, या फिर बोलेगा कि भैया हम तो आपके दोस्त बोल रहे हैं, तो आपके दोस्त बोल रहे हैं, हुआ कोई फ्रॉड। या फिर कई बार मान चलो आपके पास में इंस्टाग्राम अकाउंट लॉगिन है, जनरली कई बार ऐसा होता है आपके पास में, मान चलो मैं एक रियल एग्जांपल बता रहा हूँ, इंस्टाग्राम आपके पास में इंस्टाग्राम है, कई बार आपने ये देखा होगा कि आपके पास में एक मैसेज आता है कि आपका इंस्टाग्राम का जो पासवर्ड है बहुत ज़्यादा पुराना हो गया है, बहुत ज़्यादा पुराना हो गया है, आप एक काम करो जाकर के चेंज कर लो इसको, ठीक है, जाकर के इसे चेंज कर लो। तो हमें ये लगता है कि वाकई में हमारा पासवर्ड बहुत ज़्यादा पुराना हो गया है, ये इंस्टाग्राम की तरफ से ओरिजिनल मैसेज आया हुआ है, तो हम क्या करते हैं जनरली तुरंत के तुरंत जाते हैं इंस्टाग्राम पे पासवर्ड अपना चेंज कर देते हैं। हम ये तक नहीं चेक करते, ये तक वेरीफाई नहीं करते कि क्या वो जो मैसेज आया हुआ था क्या ओरिजिनल इंस्टाग्राम की तरफ से आया हुआ था कि नहीं आया हुआ था, हम ये बिल्कुल चेक ही नहीं करते। वहाँ पे हमारे साथ में गड़बड़ी हो जाता है। क्या गड़बड़ी हो जाता है? वो हमारी फिशिंग मेल्स होते हैं, फिशिंग लिंक्स होते हैं, उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अपना पासवर्ड चेंज करेंगे, तो जो न्यू पासवर्ड चेंज करेंगे वो कहाँ पे पहुंच जाएगा? वो पहुंच जाता है स्कैमर के पास। तो वो आपका क्या करेगा? वो आपके सारे के सारे इन्फॉर्मेशन वहाँ पे ले सकता है, या फिर आपसे पूछता है कि आपका बैंक अकाउंट का पासवर्ड चेंज कर लो, ठीक है, आप वहाँ पे बैंक अकाउंट का पासवर्ड चेंज कर लो, तो आप बैंक अकाउंट का पासवर्ड चेंज करने जाओ, बैंक अकाउंट डिटेल डालोगे, वहाँ पे अपना सब कुछ डालोगे, पासवर्ड वगैरह डालोगे, तो वो चेंज हो जाता है। और जैसे आपका बैंक अकाउंट का पासवर्ड चेंज किया, सामने वाले को पता चल गया, सब सामने वाले को पता चल गया, तो बैंक अकाउंट से सारे पैसे साफ, है ना। दूसरा इम्पर्सोनेशन, ठीक है, दूसरा क्या है? इम्पर्सोनेशन। इम्पर्सोनेशन का मतलब क्या है कि समवन प्रिटेंडिंग टू बी अनदर पर्सन बाय मेकिंग फेक अकाउंट्स और हैकिंग आइडेंटिटी और मनी। आपने कई बार देखा होगा आजकल का सोशल ट्रेंड चल रहा है कि आपके अकाउंट्स हैक हो जाते हैं। जब आपके अकाउंट्स हैक हो जाते हैं या फिर नंबर्स वगैरह हैक हो जाते हैं, कई बार आपके पास में कॉल आएगा, भाई मैं ये बोल रहा हूँ, मैं तुम्हारा दोस्त बोल रहा हूँ, या फिर मैं तुम्हारे पापा का दोस्त बोल रहा हूँ, आपके पापा ने बोला है कि मुझे 5,000 रुपये सेंड कर दो, 10,000 रुपये सेंड कर दो, ठीक है, इस तरीके से आपके पास में कॉल्स वगैरह आते हैं, ठीक है, तो ऐसे चक्कर मत पड़ना। इसी को हम क्या कहते हैं? पर्सनेशन। या फिर बोलेंगे कि भैया मैं तुम्हारा दोस्त बोल रहा हूँ, या फिर कई बार घर वालों के पास में फ़ोन लगा देंगे कि मैं आपका बेटा बोल रहा हूँ कि मुझे इतने पैसे की ज़रूरत है, हालांकि वो जो है फेक कॉल्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के बहुत सारे कॉल्स या फिर मैसेज आते हैं जो दिखाते हैं कि भैया कि मैं ये हूँ, लेकिन होते कोई और है, ठीक है, और दिखा करके कि मैं ये हूँ और होते कोई और हैं, तो उसकी तरह से क्या करते हैं? वो इस इन्फॉर्मेशन को चुराने की कोशिश करते हैं, फिर पैसे, हालांकि ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन ज़्यादातर पैसे ही मांगे जाते हैं, ठीक है, तो उस पैसे को चुराने की कोशिश तरीके से वहाँ पे की जाती है। तीसरा स्कैम्स और फ्रॉड। स्कैम्स और फ्रॉड, ये तो आप परिचित होंगे वाली बात, फेक ऑफर्स ऑन सोशल मीडिया। आपके पास में बोला जाएगा कि आईफोन ले लो भैया 999 रुपए में, आईफोन ले लो 4,000 रुपए में, 5,000 रुपए में। आईफोन के आजकल सभी दीवाने हैं, तो क्या करते हैं? उस लिंक पे क्लिक करके वहां से आईफोन ऑर्डर कर देते हैं।
बट होता है वो क्या होता है, आपकी कॉपी साइट्स। जब आपकी कॉपी साइट्स होते हैं तो वहाँ पे आपके पैसे चले जाते हैं, और उस पैसे की जगह आपके पास में क्या आते हैं, आपके पास में या तो कुछ भी डिलीवर्ड नहीं होता, और डिलीवर्ड भी होता है तो फिर कहोगे सर वो तो निकल गया, वो तो ईट निकल गया सर, आधे किलोग्राम का ईट निकला आईफोन की जगह। तो ये जो आपके होते हैं वो आपके एक साइट्स होते हैं, डुप्लीकेट साइट्स होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे स्कैम्स एंड फ्रॉड हो जाते हैं, फेक ऑफर्स निकाले जाते हैं सोशल मीडिया, ट्रिक पीपल इनटू सेंडिंग मनी और पर्सनल इन्फो, और या फिर लोगों के साथ में ट्रिक किया जाता है, धोखा किया जाता है कि आप मुझे पैसे भेज दो या फिर अपने पर्सनल डिटेल्स वहाँ पे। ओके, इन सभी चीज़ों से आपको बच के रहना चाहिए। हालांकि आप लोग सभी लोग बीटेक करें तो आप लोग भली बात परिचित होंगे, और वैसे भी आप लोग कंप्यूटर साइंस के होंगे तो आप अच्छे तरीके से इन सभी चीज़ों को जानते होंगे। चौथा मालवेयर। मालवेयर की बात करते हैं, लिंक्स और फाइल्स ऑन सोशल साइट्स कैन कंटेन्स वायरस दैट कैन हार्म डिवाइस डेटा। तो कई बार ऐसे चल रहे होते हैं कि लिंक वगैरह चलते हैं कि इस लिंक पे क्लिक करो और जो है 350 वाला रिचार्ज जो है बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा आपको। बहुत सारे लिंक्स मैंने देखे, मेरे पास भी आते रहते हैं, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे लिंक्स चलते रहते हैं। तो जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करोगे, उसमें क्या कंटेन होगा, उसमें भरा रहता है भैया वायरस, और वो वायरस आपकी डिवाइस में आ जाएगा, और वो वायरस आपकी डिवाइस में आकर के आपकी इन्फॉर्मेशन को चुराता रहता है। आपकी इन्फॉर्मेशन, आपके फोटोज हो गए, आपकी वीडियोज हो गए, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गई, सभी चीजों को चुराता रहता है। तो इन सभी चीजों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। 350 का रिचार्ज आपको फ्री में कोई कैसे दे देगा भाई, है ना। ये सारी चीजें आपको सोचना चाहिए। देन इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का मतलब क्या है कि जो आपके अटैकर्स होते हैं कलेक्ट पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं फ्रॉम प्रोफाइल्स, प्रोफाइल से। कई सारे लोग होते हैं ना कि अपने टाइम टू टाइम अपने जो कुछ भी कर रहे होते हैं वो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे पोस्ट करते रहते हैं। तो वहाँ पे अटैकर्स क्या करते हैं, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को चुराते रहते हैं, ठीक है, चुराते हैं प्रोफाइल्स के थ्रू टू प्लान अटैक्स और स्टील आइडेंटिफाई। आपकी आइडेंटिटी को चुराने के लिए, आपकी आइडेंटिटी को चुराने के लिए आपके हर एक डिटेल्स को वहाँ पे ध्यान से चुराते हैं वो, या फिर आपके ऊपर अटैक करने के लिए, आपके अटैक को प्लान करने के लिए वो क्या करते हैं, प्रोफाइल से पर्सनल डिटेल को या फिर आपको फॉलो करके आपकी हर एक एक्टिविटी को देख करके वहाँ से आए हर एक डिटेल्स को वहाँ पे चुराया जाता है। देन रेपुटेशन डैमेज। नेक्स्ट है रेपुटेशन डैमेज। रेपुटेशन डैमेज का मतलब क्या है कि आपके खिलाफ फॉल्स यानी कि झूठ या फिर हार्मफुल पोस्ट किया जाएगा, कैन हर्ट अ पर्सन्स और कंपनी इमेज, जो कि किसी पर्सन को हर्ट हो सकता है। कि आजकल आपको पता है एआई चल रहा है, एआई के चक्कर में आपके क्या है बहुत सारे पर्सन्स के न्यूड या फिर कई तरीके के हालांकि एआई का यूज करके बहुत तरीके अलग अलग तरीके से वगैरह जनरेट कर देते हैं। तो किसी भी इमेज, किसी भी पर्सन को वहाँ पे हर्ट कर सकता है, या फिर किसी भी कंपनी की इमेज को वहाँ पे खराब किया जा सकता है। तो वो क्या होता है, आपका होता है रिपुटेशन से डैमेज भी वहाँ पे आपके किए जा सकते हैं। ओके, तो इन सोशल जो आप नेटवर्किंग साइट्स हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स के कहते हैं कुछ डिसएडवांटेज भी। डिसएडवांटेज वाला कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताया है कि कुछ सिक्योरिटी थ्रेट्स आपके सोशल नेटवर्किंग साइट्स के क्या हो सकते हैं। ठीक है, देन चैलेंजेस इन कंप्यूटर फॉरेंसिक्स, ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या तो आपका 2 नंबर में पूछ सकता है या फिर आपके 7 मार्क्स में भी आपका ये पूछा जा सकता है। 7 मार्क्स या फिर आपके 2 मार्क्स में आपका ये पूछा जा सकता है। तो आपकी कंप्यूटर फॉरेंसिक्स होते हैं, उसमें क्या चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, क्या चैलेंजेस देखने को मिलते हैं कंप्यूटर फॉरेंसिक्स में। तो सबसे पहला भैया, सबसे पहले ये होता है टू मच डेटा। हमारे पास में डेटा का बहुत बहुत ज़्यादा डेटा हो जाता है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा हमारे पास में हो जाता है। देयर इज लॉट्स ऑफ डेटा टू चेक, बहुत सारे डेटा होते हैं चेक करने के लिए, विच टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है। दूसरा, पासवर्ड एंड इंक्रिप्शन। पासवर्ड एंड इंक्रिप्शन का मतलब क्या है, बहुत सारे ऐसे फाइल्स हैं, बहुत सारे ऐसे फाइल्स हैं जो कि लॉक्ड होते हैं, इंक्रिप्टेड होते हैं, ठीक है, आर हार्ड टू ओपन विदाउट द करेक्ट पासवर्ड और की। बिना किसी करेक्ट पासवर्ड के, बिना किसी की के उस लॉक्ड फाइल या फिर फाइल को खोलना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल का काम हो जाता है। तीसरा, हाइडिंग एविडेंस। हाइडिंग एविडेंस का मतलब क्या है कि जो क्रिमिनल्स होते हैं, भैया, वो ट्राई टू डिलीट और हाइड डेटा सो इट कांट बी फाउंड इजीली। वो क्या करते हैं, क्रिमिनल्स करते हैं, क्रिमिनल्स डेटा को डिलीट करने की कोशिश करते हैं, डेटा को हाइड करने की कोशिश करते हैं, ताकि उस डेटा को जो फाइल आसानी से पाया ना जा सके। क्योंकि अगर डेटा मिल गया, एविडेंस मिल गया, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। तो कोशिश क्या करेंगे, वो कोशिश करेंगे डेटा को डिलीट कर दिया जाए, डेटा को हाइड कर दिया जाए। ठीक, नेक्स्ट, चौथा, न्यू टेक्नोलॉजी। आपको पता है कि जैसे आजकल के टाइम में न्यू टेक्नोलॉजी लगातार अपडेट होते रहते हैं, टेक्नोलॉजी चेंज फास्ट, टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से चलता है। तो इन्वेस्टिगेटर्स मस्ट लर्निंग थिंग्स। इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, उन्हें लगातार नई चीजों की जरूरत पड़ती रहती है, क्योंकि अगर आप नहीं सीखोगे, इन्वेस्टिगेटर नहीं सीखेंगे तो चोर वगैरह सीख लेंगे, क्रिमिनल सीखेंगे। जब क्रिमिनल सीखेंगे, अगर क्रिमिनल्स उनसे आगे निकल गए तो कैसे चक्कर खाओगे भैया, कैसे आगे बढ़ पाओगे क्रिमिनल से। तो लगातार जो आपके इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, उन्हें लगातार नई चीजों को सीखते रहना पड़ता है। ओके, देन लीगल प्रॉब्लम्स। लीगल प्रॉब्लम्स का मतलब क्या है, डिफरेंट लॉज इन डिफरेंट प्लेसेज, यानी कि अलग अलग जगह पे अलग अलग कानून होते हैं। फिक्स इन्वेस्टिगेशन डिफिकल्ट्स, यानी कि जो आपके अलग अलग जगह पे अलग अलग कानून होते हैं, जिस वजह से इन्वेस्टिगेशन करने में बहुत ज़्यादा
प्रॉब्लम खड़ा कर देते हैं, यानी कि एक तरीके से डिफिकल्टीज वहाँ पे कर देते हैं। नेक्स्ट, डेटा कैन चेंज इजीली। जो आपका डेटा है आसानी से चेंज हो सकता है, यानी कि जो आपकी डिजिटल डेटा होता है कैन बी डिलीटेड और चेंज्ड बाय मिस्टेक। ठीक है, यानी कि वो डिलीट किया जा सकता है या फिर गलती से बदला भी जा सकता है। अगर गलती से थोड़ा सा भी इन्वेस्टिगेशन करने में डेटा थोड़ा सा भी हल्का सा भी इधर उधर हो जाता है तो उसको ओरिजिनल डेटा कंसीडर नहीं किया जाएगा, तो कोर्ट करती है। ओके, नेक्स्ट, टाइम एंड कॉस्ट की बात करते हैं। फॉरेंसिक्स जो आपके वर्क होते हैं नीड्स अ लॉट्स ऑफ टाइम, बहुत ज्यादा टाइम लगता है उसमें, उसको हर एक चीज को इन्वेस्टिगेट करने में, और वहां पे बहुत सारे पैसे वहां पे लग जाते हैं। ओके, लैक ऑफ एक्सपर्ट्स। लैक ऑफ एक्सपर्ट्स की बात करते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग नहीं है भैया, बहुत सारे ट्रेंड्स पीपल नहीं होते हैं कि हर तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर पाए, तो दे आर नॉट इनफ ट्रेंड पीपुल। यहाँ पे बहुत सारे यानी कि पर्याप्त ट्रेंड पीपुल नहीं है इन कंप्यूटर फॉरेंसिक्स में। लैक्स ऑफ एक्सपर्ट्स यानी कि एक्सपर्ट्स की कमी होती है भैया यहाँ पे। क्राइम इन मेनी कंट्रीज, आपके क्राइम्स होते हैं वो बहुत सारी कंट्रीज में एक साथ होते हैं। साइबर क्राइम्स ऑफन इन्वॉल्व मेनी, आपके साइबर क्राइम्स वो ज्यादातर देशों में होते हैं, विच मेक्स इन्वेस्टिगेशन हार्डर, जो बहुत ज्यादा हार्ड बना देते हैं। मान लो भैया कोई इंडिया का व्यक्ति है जाकर के किसी दूसरे क्राइम कर दिया, तो हर एक चीज को वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है। ठीक है, हर एक चीज के लिए वहाँ पे वहाँ पे बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है। तो ये चैलेंजेस हैं कंप्यूटर फॉरेंसिक्स के लिए, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। यहाँ पे 4 और यहाँ पे आपके हो गए 9, टोटल 9 चैलेंज मैंने आपको बताया है। आप एग्जाम में 7 भी चैलेंज लेकर के आते हैं तो आपके लिए इनफ हो जाता है। ओके, तो आई होप यहाँ तक आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन समझ आ गई होंगी। तो यहाँ पे आपका जो 4th यूनिट था, जो आपका 4th यूनिट था, ये आपका पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। आई डोंट थिंक यहाँ तक आपको किसी प्रकार कोई भी प्रॉब्लम होगा। सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे के सारे ये टॉपिक्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी को अच्छे से पढ़ करके जाना है। अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ से आप सभी को पता है कि जो आपका बीटेक का पेपर होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया 4th यूनिट, तो 4th यूनिट से आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन लगभग 4th यूनिट से आपके 3 आते हैं। ठीक है, 7 मार्क्स के आपके 3 क्वेश्चन आएंगे। आपको सेक्शन बी में आपको एक क्वेश्चन करना ही करना रहता है, सेक्शन सी में आपको 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं जिसमें आप एक आपको करना होता है, आप छोड़ सकते हैं। 3 क्वेश्चन आपको 4th यूनिट में से अगर आपको वहाँ पे 3 रहा है, जनरली इसी टॉपिक से आपका जो मैंने आपको पढ़ा है इसी टॉपिक से आपको आपको देखने को मिलेंगे। एंड इसी 3 में से आप अपने एग्जाम में अच्छे से जो मर्जी आपको क्वेश्चन आ सकते हो। ठीक है, तो सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि आपको लेक्चर कैसा लगा, क्या आपको सारी चीज़ें समझ में आई या फिर नहीं। आप कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पे हमारा 4th यूनिट कंप्लीट होता है, सारे के सारे टॉपिक्स मैंने आपको यहाँ पे कंप्लीट करा दिए हैं। तो इस सेशन के अंदर हम इतना ही रखेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं खींचने वाली सेशन। तो इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, बाकी मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट सेशन। एंड इस सेशन को अगर आपको अच्छा लगे लाइक जरूर करना, अपने सभी साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक है, क्योंकि आपके थर्ड सेम की अगर मैं बात करूँ या फिर हम कह सकते हैं कि सेकंड ईयर के आपके सारे के सारे लेक्चर्स आपको यहाँ पे हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको वहाँ पे सारे के सारे 1 शॉट मैराथन आपको यहाँ पे प्राप्त होने वाले मिलने वाले हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। और बाकी डीएस हो गया या फिर आपका टेक्निकल कम्युनिकेशन हो गया, यूनिवर्सल नॉमिनल वैल्यू हो गया, सीओए हो गया, सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपको जो है हमारे प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके, तो चलिए इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन के साथ में, नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।